हेलो एवरीवन, संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज से हम प्रारंभ करेंगे यूनिट 3। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले यूनिट हमने पढ़ा था वित्तीय व्यवस्था के बारे में और उसमें मुद्रा बाजार हम पढ़ रहे थे। मुद्रा बाजार में संगठित मुद्रा बाजार यानी बैंकिंग व्यवस्था। तो हमने बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जाना। बैंकिंग में एक इम्पॉर्टेंट समस्या रहती है हमेशा, वो है एनपीए की। तो एनपीए के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था उस टॉपिक की मुद्रा के बारे में। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कार्य कौन से होते हैं और मुद्रा की आपूर्ति किसे कहते हैं, वो सारी बातें हमने समझ ली थी। अब उसी मुद्रा से एक वर्ड लिंक है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। तो आज हम मुद्रास्फीति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर हम प्रारंभ करते हैं इसको। तो देखें मुद्रास्फीति जो टॉपिक है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होती है मुद्रास्फीति, इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। दूसरा शब्द है कि मुद्रास्फीति आवश्यक क्यों है, यानी मुद्रास्फीति जरूरी होती है। अब क्यों जरूरी होती है वो समझेंगे हम। फिर मुद्रास्फीति के कारण और कारणों के आधार पर उसके प्रकार, उससे संबंधित कुछ शब्दावली होगी जिसकी हम यहाँ बात करेंगे। एक ट्रेड साइकिल बनता है जिसे इंग्लिश में ट्रेड साइकिल, हिंदी में व्यापार चक्र कहते हैं। वो व्यापार चक्र और उसमें कुछ शब्दावली प्रयोग होगी, तो वो सारी बातें। इस पूरे टॉपिक का सबसे अहम हिस्सा जो है मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति की गणना दर में की जाती है, परसेंटेज में आती है, तो वो कैसे कैलकुलेशन होती है उसको समझेंगे। फिर मुद्रास्फीति यदि बढ़ेगी घटेगी तो उसका क्या अर्थव्यवस्था पर विभिन्न वर्गों पर प्रभाव होगा, उस प्रभाव को जानेंगे। और लास्ट में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे यूनिट को कवर करेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन ध्यान रहे जो यूनिट 2 आपने अब तक पढ़ी है उसी से लिंक है, क्योंकि वहाँ आपने मुद्रा के बारे में जाना, अब हम मुद्रास्फीति को समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं मुद्रास्फीति का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश में हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं और हिंदी नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति शब्द मुद्रा से ही बन रहा है, तो जरूर इसका जो मीनिंग होगा वो भी मुद्रा से लिंक करके होगा। मुद्रास्फीति का सामान्य मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की जब कीमतें अपने सामान्य स्तर से बढ़ने लगती हैं तो हम बोलते हैं कि मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति की मापन दर में किया जाता है, इसके बारे में तो विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम ये ध्यान रखेंगे कि मुद्रास्फीति दर वर्ड पूरा बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अपने सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो हम बोलते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। आम भाषा में इसे महंगाई कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, परंतु महंगाई और मुद्रास्फीति दर इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब किसी वस्तु, सिंगल वस्तु का रेट भी बढ़ जाए तो हम बोल देते हैं कि महंगाई बढ़ गई। मान लीजिए जैसे टमाटर महंगे हो गए तो हम बोलने लग जाते हैं कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो मुद्रास्फीति शब्द है वो किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से संबंधित नहीं है। जब अधिकांश वस्तुओं की या अधिकांश सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, अपने सामान्य स्तर से वृद्धि ऊपर की तरफ जाने लगती है, तब हम बोलते हैं कि मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है। अब ये तो हो इसकी सामान्य और आम भाषा की परिभाषा। जो अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी उसको भी समझ लेते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी परंपरागत अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति की परिभाषा मुद्रा की आपूर्ति से दी गई है और ये कहा गया है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण है। अब देखिए ये टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, जो हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। मुद्रा आपूर्ति वर्ड बोला था वहाँ पर मैंने, इंग्लिश में मनी सप्लाई। तो मुद्रा आपूर्ति जब बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कहा गया। कैसे कहा गया तो देखिए जरा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो तो ध्यान रखें कि जनता के पास मुद्रा, और जनता शब्द में मैंने आपसे कहा था कि जनता शब्द में सरकार और आरबीआई शामिल नहीं है। तो जनता के पास जैसे जैसे मुद्रा का स्टॉक बढ़ेगा तो उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ने लग जाएगी, डिमांड बढ़ने लग जाएगी। दूसरे शब्दों में बोलें कि यदि मनी की सप्लाई बढ़ा रहे हो, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है। मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू फिर घटने लग जाएगी, और मुद्रा की वैल्यू कम होना या वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह प्रतीत होते हैं। जब हम वर्ड बोलते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो इसका मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तो बढ़ रही हैं,
परंतु मुद्रा की कीमत घट रही है, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। आप इसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ के समझें कि पहले हमारे पास 10 रुपये थे और 10 रुपये में हम एक एक्स वस्तुएं खरीद लेते थे, एक्स मात्रा की वस्तुएं खरीद लेते थे। अब मान लीजिए हम उसी 10 रुपये से एक्स से कुछ कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, यानी 10 रुपये की क्रय शक्ति घट गई है। पहले हम जितनी वस्तुएं खरीद पाते थे अब उससे कम वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है और दूसरे शब्दों में मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गई है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आई है। और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी का कारण क्लासिकल इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी का कारण है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना। एक और अर्थशास्त्री का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स। और कीन्स का कहना था कि मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति में अंतर का परिणाम है। मांग और आपूर्ति में अंतर। कीन्स के अनुसार जब जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति में अंतर उत्पन्न होता है तो मुद्रास्फीति दर बढ़ने लगती है। अब कैसे ये कहना चाह रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग जीवन भर हर दिन लगभग कहें कि महंगाई महंगाई कुछ बोलते रहते हैं, तो बहुत आसान टॉपिक है। कीन्स का कहना था जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाए या आपूर्ति कम हो जाए तो दोनों में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मांग बढ़ रही है, आपूर्ति घट रही है, कोई भी एक कारक भी होगा तो भी अंतर उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे अंतर बढ़ता जाएगा तो मुद्रास्फीति दर बढ़ती जाएगी। ये कीन्स का दृष्टिकोण है। अब हम दोनों दृष्टिकोण को मिला दें, परंपरागत अर्थशास्त्र और कीन्स दोनों की बातों को मिला भी दें, तो रिजल्ट वही आता है कि मुद्रास्फीति मुद्रा की कीमत में कमी, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी अथवा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को कहते हैं। जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती जाएगी मुद्रास्फीति दर और बढ़ती जाएगी और मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति उतनी ही तेजी से घटती जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग एक मुद्रास्फीति दर की सामान्य परिभाषा जान गए। तात्पर्य क्या है ये हम समझ आ गया। अब जो मैंने कहा था कि टॉपिक में दूसरा इंपॉर्टेंट इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है कि मुद्रास्फीति आवश्यक होती है। इकोनॉमिक्स में ये माना गया है, अर्थशास्त्र में ये सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि एक निश्चित मात्रा में मुद्रास्फीति दर आवश्यक होती है। कुछ परसेंटेज में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। आप आम भाषा में इसको महंगाई कह सकते हो, लेकिन ध्यान रखें ये महंगाई से थोड़ी सी अलग क्यों है, क्योंकि जब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तब हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इकोनॉमिक्स में माना गया है कि कुछ परसेंटेज में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, अर्थात मुद्रास्फीति जीरो नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर महंगाई होनी चाहिए, ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि महंगाई तो गलत होती है, तो महंगाई नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा मानते हैं, एक आम आदमी ऐसा मानता है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है कि मुद्रास्फीति होनी चाहिए। अब इसको समझाने के लिए मैं मैथमेटिक्स का तरीका यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि माना इन्फ्लेशन जीरो है, यानी मैं वही चीज़ मान रहा हूँ जो हम लोग जनरली चाहते हैं। एक आम आदमी क्या चाहता है कि मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वही मान लिया है कि मुद्रास्फीति जीरो है। अब आप ये बताइए मुद्रास्फीति जीरो का मतलब क्या है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं इसको मैथमेटिक्स के तरीके से समझा रहा हूँ। इसका मतलब है जैसे मैथ्स में हम कोई थ्योरम सिद्ध करते हैं तो उसका विपरीत पहले से मान लेते हैं और लास्ट में उसे गलत साबित कर देते हैं, तो उसी तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। मैंने माना कि मुद्रास्फीति दर जीरो, इसका मतलब है कि वस्तुओं की कीमतें और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। कीमतों में वृद्धि होगी नहीं, अर्थात आज से 5 साल पहले वस्तु की जो कीमत थी, मैंने माना किसी वस्तु की कीमत उस समय 100 रुपये थी, तो उस वस्तु की कीमत आज भी 100 रुपये रहेगी और कुछ वर्षों बाद भी 100 रुपये रहेगी, क्योंकि मैंने मान लिया है कि मुद्रास्फीति दर जीरो है। अब आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, कीमत नहीं बढ़ेगी, तो इसका दूसरा पहलू भी समझें। यदि मुद्रास्फीति दर जीरो रहेगी तो इस वस्तुओं का जो उत्पादक होगा, जो इस वस्तुओं को बना रहा है, इन वस्तुओं को, आप अपने बारे में सोचिए, यदि आप इनके उत्पादक होती, आपकी एक फैक्ट्री होती और आप कोई वस्तु बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, उस वस्तु की बाज़ार में कीमत बढ़ ही नहीं रही है। कीमत ना बढ़ने का मतलब है कि उस वस्तु पर जो व्यापारी को लाभ मिलता था वो लाभ अब स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, लाभ कांस्टेंट हो जाएगा, लाभ में कोई वृद्धि नहीं होगी। और ये आप सहमत हैं कि
सभी व्यापारी लाभ के लिए काम करते हैं। यदि लाभ में वृद्धि ही नहीं होगी तो फिर व्यापारी भी अपने काम में रुचि नहीं लेगा। वो कहेगा कि इतना कांस्टेंट रहेगा अगर प्रॉफिट उसका, कुछ ऐसी लागत हो सकती है, लागत बढ़ रही होगी लेकिन लाभ नहीं बढ़ रहा होगा। एक तरफ मजदूर ज़्यादा मजदूरी की डिमांड कर रहे होंगे, तो अगर इसका लाभ स्थिर रहेगा तो हो सकता है ये अपना उत्पादन बंद कर दे, व्यापारी उत्पादन बंद कर देगा। और यदि उत्पादक उत्पादन को बंद कर देता है, इसका मतलब क्या है कि रोज़गार के अवसर कम हो जाएंगे, या मैं दूसरे शब्दों में बोल दूं तो बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी बेरोज़गारी? देखिए ज़रा फिर से, मैंने माना मुद्रास्फीति दर जीरो होने का मतलब है कि कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, पहले जितना मूल्य था आज भी उतना मूल्य रहेगा। उत्पादक का लाभ स्थिर होने लग जाएगा, उत्पादक उत्पादन को बंद कर देगा। जैसे उत्पादन बंद करेगा तो उस स्थान पर जिनको रोज़गार मिला हुआ था अब वो रोज़गार समाप्त हो जाएगा, अर्थात बेरोज़गारी दर बढ़ने लग जाएगी। एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ेगी, दूसरी तरफ उत्पादन घटने की वजह से जीडीपी की ग्रोथ भी घटने लग जाएगी, जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति जीरो मानना है, इसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हैं। अब इसका विपरीत लेके चलते हैं कि मैंने माना कि मुद्रास्फीति सपोज 4% है, ऐसी कुछ मैंने अपनी मर्जी से नंबर रख लिए। अभी आप इस बात पर ध्यान ना दें कि 4% कैलकुलेट कैसे होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने माना मुद्रास्फीति दर 4% है। यदि ये दर 4% है तो इसका मतलब है कि उत्पादक का लाभ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लाभ में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। अगर ऐसा होगा तो वो अपने व्यापार का, अपने उत्पादन जो उसके संयंत्र होंगे उसका विस्तार करेगा, वो और अधिक उत्पादन का प्रयास करेगा, क्योंकि धीरे धीरे उसके लाभ में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे वो विस्तार करेगा उत्पादन अर्थव्यवस्था में और बढ़ जाएगा, और यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो आप कह सकते हो बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में रोजगार के अवसर और सृजित होंगे। तो आप देखें कि कुछ परसेंटेज में मुद्रास्फीति है तो उससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन अगर मुद्रास्फीति को जीरो मान लोगे तो एक तरफ ग्रोथ घटती जाएगी, दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से सिद्ध होता है कि मुद्रास्फीति दर शून्य नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में आएगा शून्य तो नहीं होनी चाहिए, तो समझ में आ गया कितनी होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर हर देश, हर अर्थव्यवस्था के लिए अलग अलग हो सकता है। विकसित देशों के लिए कुछ और आंसर होगा, विकासशील देशों के लिए आंसर बदल जाएगा। हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कितनी होनी चाहिए। फिलहाल हम इतना जान गए हैं कि कुछ परसेंटेज में तो मुद्रास्फीति दर होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको भाषाई तरीके से बताऊं आपको तो ऐसे कह सकते हैं कि नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक होती है। मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था में उत्प्रेरक का काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। ये उत्पादन को बढ़ाने का और अवसर देती है। यदि कुछ परसेंटेज में इन्फ्लेशन बना के रखेंगे अर्थव्यवस्था में तो उत्पादन और बढ़ेगा, उत्प्रेरक का काम हो जाएगा, यानी जीडीपी की ग्रोथ और बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये लाइन समझ आ गई होगी कि नियंत्रित और सीमित, शब्दों पर ध्यान दें, नियंत्रित होनी चाहिए और सीमित होनी चाहिए मुद्रास्फीति। अर्थात जीरो भी ना हो लेकिन ऐसा भी ना हो 100-200% हो जाए, तो उसका भी परिणाम विपरीत हो जाएगा। तो नियंत्रित हो और सीमित हो, ये जरूरी है। अब नियंत्रित का मतलब कितने % हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने वैसे आपको एक बार बता रखा है, आपको ध्यान हो तो, जब हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, उस क्लास में मैंने बताया था कि भारत के हिसाब से मुद्रास्फीति दर 4 ± 2% होनी चाहिए। ऐसा उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी और आज हम उसी का पालन कर भी रहे हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति दर 4 ± 2 क्यों रखा गया, अब आप समझ पा रहे होंगे कि मिनिमम होनी चाहिए 2 और मैक्सिमम 6। भारत के दृष्टिकोण से जीरो नहीं, इधर 6 से ज़्यादा नहीं, इधर जीरो नहीं, मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए। तो आपके इस मिनिमम 2 क्यों होनी चाहिए, इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि उत्पादक को और मोटिवेट करती है, अर्थव्यवस्था में उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो मुद्रास्फीति की आवश्यकता क्यों है, इससे हम अब पूरी तरह से समझ पाए। अब क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति दर बढ़ती क्यों है, क्यों इन्फ्लेशन जन्म लेती है, कारण क्या है इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन के कारण बड़े सिंपल और बेसिक से कारण है, और मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने व्यवहारिक जीवन से इसे लिंक करेंगे तो आप सबको ये पता है कारण क्या है, बस हम उसे थोड़ा औपचारिक भाषा में अच्छे से समझ लेंगे। मुद्रास्फीति यानी जब भी अभी इस टॉपिक को पढ़ें तो आप इस तरीके से एक छोटा सा शब्द ध्यान रख सकते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब है
कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि किस चीज़ की कीमतों में? वस्तुओं और सेवाओं की। कहाँ से वृद्धि? अपने सामान्य स्तर से वृद्धि। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मुद्रास्फीति जब भी शब्द आएगा तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, कीमतों में वृद्धि हो रही है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से और बढ़ रही हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि कीमतों में वृद्धि होती क्यों है? तो इसके दो बेसिक से कारण हैं जो कि अर्थशास्त्र की नींव है। एक, डिमांड बढ़ रही है, मांग में वृद्धि, और दूसरा हो सकता है सप्लाई में कमी, जो कि कीन्स ने कारण बताए। डिमांड में वृद्धि हो रही है और सप्लाई में कमी हो रही है। जैसे जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। दूसरी तरफ देखें तो अगर बाजार में सप्लाई कम हो तो आप देखोगे सप्लाई कम होने की वजह से भी फिर कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोग इसको आपने फेस किया है कि सप्लाई एक कभी कभी कम भी हो जाती है किन्हीं कारणों से, और मांग बढ़ भी जाती है। कारण कुछ भी हो, फिलहाल हम कारणों की बात आगे बात करेंगे। तो मांग में वृद्धि होना या सप्लाई में कमी होना, दोनों कीमतों में वृद्धि का कारण बन जाते हैं। और कीमतों में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति दर। तो बेसिक सा कारण तो हम समझ गए कि डिमांड में वृद्धि और सप्लाई में कमी। मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि चाहे मांग में वृद्धि हो या आपूर्ति में कमी हो, दोनों में एक अंतर उत्पन्न हो गया। जैसे मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये डिमांड को दर्शा रहा है और ये सप्लाई को। डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई में एक गैप क्रिएट हो रहा है। और अगर आप ठीक से ध्यान दे पा रहे हो तो जवाब देना। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे? डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई? डिमांड ज़्यादा हो गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड बढ़ रही थी और डिमांड बढ़ रही थी तो कीमत भी बढ़ रही होगी। तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, और उस स्थिति में कीमत बढ़ गई। दूसरी स्थिति समझते हैं, दोबारा फिर से देखें। अब की बार फिर से डिमांड सप्लाई बराबर है, लेकिन अब की बार सप्लाई कम हो गई है। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई कम हुई है। सप्लाई कम होगी तो भी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और सप्लाई कम हुई है तो भी आप देखें रिजल्ट क्या है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। ध्यान दें फिर से, सप्लाई घट गई है, लेकिन अभी भी अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा में लिखूँगा तो ये लिखना होगा कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, और डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, इसलिए फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अगर मैं इसको पूरा व्यापक तौर पर परिभाषा बोल के बताऊँ तो क्या बन सकती है? मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अपने सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लग जाती है। ये मांग में वृद्धि के कारण हो या आपूर्ति में कमी के कारण हो सकता है। हमेशा प्रत्येक स्थिति में मांग आपूर्ति से ज़्यादा होती है। तो मांग आपूर्ति से ज़्यादा तो होगी, लेकिन वो कभी मांग बढ़ने की वजह से ज़्यादा हुई है, कभी सप्लाई घटने की वजह से ये अंतर उत्पन्न हो गया और स्थिति ऐसी आ गई कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब भी इन्फ्लेशन स्थिति हो इकोनॉमी में तो वो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई को दर्शा रही है। अब कारण अलग अलग परिस्थितियों में दोनों में से कुछ भी कारण हो सकता है। ये दो कारण हैं बेसिकली, डिमांड और सप्लाई, और इन दोनों कारणों के आधार पर प्रकार निकाले जाते हैं। मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। अब उस हम प्रकार को समझ लेते हैं। तो प्रकार को समझने के लिए हम इसे देखें एक बार। जैसा मैंने कहा था अभी, मुद्रास्फीति के कारण क्या है? तो एक तरफ मांग में वृद्धि, दूसरी तरफ सप्लाई में कमी। डिमांड बढ़ी तो भी इन्फ्लेशन, सप्लाई घट गई तो भी इन्फ्लेशन, और दोनों के आधार पर प्रकार निकल के आते हैं। एक को बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरे को बोलते हैं आपूर्ति लागत जनित मुद्रास्फीति। ध्यान देना, मांग में वृद्धि हो या आपूर्ति में कमी, ये तो दोनों कारण थे। इन दो कारणों के आधार पर दो प्रकार की मुद्रास्फीति कही जाती है। एक मांग जनित मुद्रास्फीति, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर मैं इन दोनों को तोड़ दूं शब्दों को तो क्या बनता है कि डिमांड हमेशा इन्फ्लेशन को खींचती है अपनी ओर और खींचती है ऊपर की तरफ। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन और बढ़ती जाएगी, और कॉस्ट पुश करती है डिमांड को, इन्फ्लेशन को, सॉरी, कॉस्ट इन्फ्लेशन को पुश करेगी। जैसे जैसे उत्पादन की लागत बढ़ेगी वो और धक्का देती है कि मुद्रास्फीति और बढ़ जाए। अभी हम समझेंगे इन दोनों को डिटेल से। फिलहाल हम लोग ये नाम जान गए हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
अब क्वेश्चन बनता है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हिंदी नाम आप लोग ध्यान रखें, मांग जनित मुद्रास्फीति, और दूसरा प्रकार जो था वो था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए जैसे जैसे लागत बढ़ेगी उत्पादन की तो वो ऑटोमेटिकली मुद्रास्फीति को धकेलेगा, मुद्रास्फीति दर और आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, इधर डिमांड बढ़ रही है। अब जरा इनके कारण जान लेते हैं। आप लोग सोचें अपने मन में कि डिमांड बढ़ने का कारण क्या है, किन कारणों से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ती है। ध्यान रखिए, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड और वस्तुओं और सेवाओं की लागत हो रही है, उत्पादन लागत। तो डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाए। ठीक है, क्रय शक्ति यदि बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन क्रय शक्ति बढ़ने के भी तो कारण हो सकते हैं। तो क्रय शक्ति बढ़ने का एक कारण हो सकता है कि उनकी सैलरी बढ़ जाए। क्रय शक्ति बढ़ने का दूसरा कारण हो सकता है कि आरबीआई ब्याज दरों में कमी कर दे। अब यहाँ पर मैं ब्याज दरों में कमी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये भी लिख सकता हूँ कि सस्ती मौद्रिक नीति यदि यूज की जाए तो सस्ती मौद्रिक नीति के कारण, याद आ रहा है सस्ती मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी। जैसी तरलता बढ़ेगी वो डिमांड को और बढ़ाएगा, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो आया आंसर वो ब्याज दरों में कमी से हो सकता है। क्रय शक्ति बढ़ने का एक तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि सरकार टैक्स रेट को कम कर दे। जैसे ही सरकार टैक्स रेट को घटाएगी, टैक्स रेट घटते ही परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी डिमांड बढ़ने लगेगी। तो डिमांड बढ़ने का एक कारण तो हुआ परचेजिंग पावर। डिमांड बढ़ने का दूसरा और बड़ा कारण भारत के हिसाब से स्पेशली है, वो है जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होने लगेगी, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम डिमांड में वृद्धि होने लग जाएगी, और यदि डिमांड बढ़ती है तो उसका परिणाम फिर निकलेगा इन्फ्लेशन बढ़ती है। तीसरा कारण हो सकता है डिमांड बढ़ने का, वो है काले धन की मात्रा में वृद्धि। यदि अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ रहा है, ब्लैक मनी ज़्यादा लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, और खरीदने की क्षमता बढ़ेगी अर्थात फिर से वो डिमांड को बढ़ाएंगे इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। ये तो वो कारण है जो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग आसानी से जान गए हैं, क्योंकि क्रय शक्ति से रिलेटेड ही हैं। डिमांड बढ़ने का एक कारण यहाँ से समझे जरा ध्यान से अब लोग। आपको याद होगा कि मुद्रा आपूर्ति किसे कहते हैं। डिमांड बढ़ने का जो अब मैं कारण समझाने जा रहा हूँ, उसको समझने के लिए पहले ये ध्यान दें कि डिमांड कब बढ़ेगी, जब इकोनॉमी में तरलता बढ़ जाए। इस पर सब लोग सहमत होंगे। तरलता यदि बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो फिर डिमांड बढ़ने लगेगी। क्वेश्चन बनता है लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी एक तो आरबीआई बढ़ा सकता है ब्याज दरों में कमी करके, सस्ती नीति अपना के। एक सरकार भी बढ़ा सकती थी टैक्स रेट को कम करके। सरकार एक और तरीके से लिक्विडिटी बढ़ा सकती है, और वो है सरकार अपने खर्च में वृद्धि कर दे। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय में यदि वृद्धि हो जाए। अभी कोविड-19 के समय आप सब लोग ये सुन रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है अखबारों में। अगर आप क्लास को ध्यान से सुन पा रहे हैं, 2-3 दिन लगातार न्यूज़पेपर पढ़ के देखेंगे तो वर्ड मिलेगा, तरलता तरलता सुनने में आएगा। सार्वजनिक व्यय, सरकार आजकल अपना खर्च बढ़ा रही है, तरह तरह की योजनाएं ला रही है। किसी को 500 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सरकार खर्च बढ़ा रही है, क्यों? क्योंकि ताकि तरलता बढ़ पाए, तरलता बढ़ पाए, जिससे डिमांड क्रिएट हो। और जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी, अब आप कहेंगे सर डिमांड क्रिएट होगी तो फिर तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको समझना होगा, यही तो है कि इसलिए कहते हैं रटना नहीं चाहिए। जैसी सरकार खर्च बढ़ाएगी, तरलता बढ़ने लगेगी। तरलता बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन उस रेंज में आ पाएगी जिस रेंज में होनी चाहिए। अभी भारत में आप देख रहे उत्पादक डीमोटिवेटेड है, वो उत्पादन करना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है मार्केट में डिमांड ही नहीं है, खरीदने लोग आ ही नहीं रहे, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो हम किसके लिए उत्पादन करें। तो हमें अगर डिमांड रेज करनी है तो लोगों के हाथों में पैसा यानी तरलता डालनी होगी, और तरलता के लिए सरकार खर्च बढ़ा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देती है। खर्च बढ़ने की वजह से तरलता बहुत अधिक हो जाती है। डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, डिमांड सप्लाई में अगर गैप बढ़ जाए, तो फिर इन्फ्लेशन दर बढ़ने लग जाती है। और आप इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, सार्वजनिक व्यय बढ़ना, या दूसरे शब्दों में बोलें तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि।
यदि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, यदि राजकोषीय घाटा बढ़ जाए, क्यों बढ़ा? क्योंकि सरकार का खर्च बढ़ा है। दोनों को एक ही बात है, शब्द अलग अलग हैं, बस एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यदि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है इसका मतलब है कि खर्च बढ़ा है। अगर घाटा बढ़ा है इसका मतलब है कि तरलता बढ़ रही है इकोनॉमी में। देखिए इसको समझना होगा आप लोगों को ध्यान से, रटना नहीं, क्योंकि आज जो रटेंगे वो कल कुछ और आंसर निकलने लग जाएगा। डायनेमिक है सब्जेक्ट। घाटा बढ़ने का मतलब क्या है कि सरकार का या तो खर्च एक्सपेंडिचर बढ़ गया और या सरकार की रिसीट यानी प्राप्तियां कम हो गई हैं। सिंपल आंसर। अभी हमने राजकोषीय घाटा पढ़ा नहीं है, बजट में पढ़ेंगे डिटेल से। अब बताइए सरकार का खर्च बढ़ना, जब जब सरकार का खर्च बढ़ेगा तो सरकार के खजाने से पैसा निकल के बाहर आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जो मुद्रा आपूर्ति शब्द है उसमें सरकार का पैसा काउंट नहीं होता है। ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये है सरकार का खजाना, ये आरबीआई का, मैंने लिख दिया ये गवर्नमेंट का, ये आरबीआई का, और ये है जनता के पास मुद्रा। ठीक है, सरकार के खजाने में से पैसा निकल के सरकार खर्च कर रही है, किसी भी तरीके से खर्च करे, चाहे फिर वो किसान सम्मान निधि योजना हो या पशुपालन के लिए कुछ योजना हो, किसी भी तरीके, चाहे फिर वो आत्मनिर्भर भारत अभियान हो। सरकार ने पैसा खर्च करना शुरू किया तो खर्च करेंगे तो जनता के पास आ गया। जैसे ही जनता के पास मनी आएगा तो मैं टेक्निकली क्या बोलूँगा, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति बढ़ गई। मुद्रा आपूर्ति बढ़ने का मतलब है दूसरे पर्यायवाची तरलता बढ़ गई। तरलता बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ा देगी और फिर वो इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। तो इसीलिए जब भी हम कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय, सरकार का खर्च बढ़ रहा है, दूसरे शब्दों में हम बोल देते हैं सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। अगर आपको ये एग्जाम्पल से समझ आ गया हो तो मैं थोड़ा औपचारिक एक भाषा बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे बाद में तो आपको लगेगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ एग्जाम में। राजकोषीय घाटे में यदि बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी तो वो फिर मुद्रास्फीति का कारण बन जाएगा। यूपीएससी आपसे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो दोनों को डायरेक्ट पूछ लेता है। जो मैं अभी तोड़ तोड़ करके लिंक करके बता रहा हूँ, यूपीएससी इस चीज़ को गायब कर देता है और सीधा A to B मिलाता है, और वहाँ पे फिर लगता है सर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे हल करें। तो आप इसको एग्ज़ाम में खुद से आपको ब्रेक करना होगा कि राजकोषीय घाटे का इन्फ्लेशन से कनेक्शन क्या है। घाटा बढ़ा अर्थात खर्च बढ़ गया, अर्थात जनता के पास पैसा आ गया, अर्थात लिक्विडिटी बढ़ गई, और जब जब लिक्विडिटी बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसके कौन कौन से कारक थे? तो ये सभी इसके कारक हैं। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इस कह सकते हैं, उसकी इन कारकों की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमें दिखाई देती है इकोनॉमी में। दूसरा यहाँ पर लिखा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या लागत जनित मुद्रास्फीति। अब आप ये देखिए लागत किसकी है, पहले तो बेसिक बात पे ध्यान दें। लागत है उत्पादन की। किस चीज़ का उत्पादन? वस्तुओं और सेवाओं का। अब थोड़ा सोचें कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत बढ़ती क्यों है? लागत बढ़ने के कारण क्या है? तो लागत बढ़ने के कारण है संसाधनों की लागत होती है। संसाधन कितने? 4। तो पहला, यदि भूमि का किराया बढ़ जाए, किराए में वृद्धि, पहली लागत। जब जब किराए में वृद्धि होगी उत्पादन की कुल लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ने से फिर सप्लाई शॉर्ट होने लग जाएगी। प्रकार अर्थव्यवस्था में दो ही हैं मुद्रास्फीति के, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, और कारण ये दो हैं डिमांड और सप्लाई। ठीक है, फिर से देखते हैं। जैसे जैसे किराया बढ़ेगा उत्पादन लागत बढ़ गई, लागत बढ़ेगी तो उत्पादक कम उत्पादन कर पाएगा, सहमत हैं सब लोग। और यदि उत्पादक कम उत्पादन करेगा तो मैं कहूँगा इकोनॉमी में सप्लाई की शॉर्टेज होने लग जाएगी, और यदि सप्लाई घटती है तो फिर इन्फ्लेशन। सब कनेक्ट हो रहा है। अब दूसरा तरीका देखें, यदि श्रमिक मजदूरी ज़्यादा मांगे और मजदूरी ज़्यादा देनी पड़े उत्पादक को, जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी उत्पादक की। कॉस्ट बढ़ने का मतलब वो कम उत्पादन कर पाएगा, सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम होगी तो फिर से इन्फ्लेशन। तीसरा तरीका, तीसरी लागत होती है पूंजी के ब्याज। यदि ब्याज की दर बढ़े तो वो भी फिर इन्फ्लेशन का कारण बनेगी। इसी प्रकार परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन लागत में यदि वृद्धि होती है तो वो भी तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देगी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई फिर से कम होगी और उसके बाद इन्फ्लेशन, कीमतों में वृद्धि। आपको ये सब लिंक करना है, और ध्यान रहे एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, वो ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट इसी तरह देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट,
जैसे आप कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग करने की कॉस्ट होती है, इसी में आप कह सकते हैं कि स्टोरेज कॉस्ट हो गई, अगर वस्तुएं स्टोर भी करनी पड़ती, भंडारण लागत भी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक मैंने व्यापक शब्द लिख दिया। अगर सरकार टैक्स रेट को बढ़ा दे, सरकार यदि टैक्स रेट बढ़ा देगी तो उसकी वजह से तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, व्यापारी परेशान हो जाएगा, उत्पादक परेशान होगा कि कॉस्ट बहुत बढ़ गई और लागत बढ़ने की वजह से उसका कम उत्पादन कर पाएगा, परिणाम शॉर्ट हो जाएगी सप्लाई, कीमतों में वृद्धि होने लगेगी। तो लागत में वृद्धि के भी कई कारण हो सकते हैं और डिमांड में वृद्धि के भी कई कारण हैं। जब डिमांड में वृद्धि की वजह से इन्फ्लेशन है तो हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब कॉस्ट की वजह से हो रहा है तो हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दो प्रकार की मुद्रास्फीति दर यहाँ पे है। जहाँ मैंने बोला था ब्याज दरों में वृद्धि, यहाँ मैं बोल सकता था कठोर मुद्रास्फीति, बात वही है। ये तो हुआ मुद्रास्फीति के दो प्रकार। किन कारणों से? तो ये रहे कारण सारे जो लिखे हुए, ये नोट्स में मिल जाएंगे आपको सब लिखे हुए। अब कुछ अन्य कारण भी हैं। वो अन्य कारण या तो डिमांड को बढ़ा देंगे या सप्लाई को। जैसे अभी आप देख रहे हैं डिमांड बढ़ाने के कारण हमने लिखे, सप्लाई कम करने के कारण हमने ये लिख लिया। भाई कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है, और कॉस्ट क्यों बढ़ती है वो हम जान गए। अब कुछ अन्य कारणों पे बात करते हैं। ये अन्य कारण भी डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल से आप जल्दी समझ जाएंगे। पहला एग्जांपल है यहाँ पे, पहला कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैश्विक परिस्थितियाँ या वैश्विक स्थितियाँ। तो वैश्विक परिस्थितियाँ कैसी होती हैं? जैसे मान लो अगर किसी दूसरे देश में मंदी आ जाए, मंदी आने का मतलब मैंने आपको पहले बता रहा कि इसका मतलब वहाँ डिमांड घट गई, ठीक है, वहाँ मंदी आएगी, वहाँ डिमांड घटी। अगर वहाँ डिमांड घट गई है तो भारत का जो निर्यातक वहाँ निर्यात करता था उसका निर्यात कम हो जाएगा। इसका निर्यात कम होने का मतलब है इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। अब ये उत्पादन करेगा ही नहीं ज़्यादा, और वो फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित करेगा ही, भारत को भी प्रभावित करेगा। भारत में भी हो सकता है उत्पादन शॉर्ट होने लग जाए उसकी वजह से। इससे समझ आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा समझे। मान लो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और वहाँ से हमें कच्चा माल सप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल के लिए चाइना से हम बहुत सारा कच्चा माल लेते हैं। अगर वहाँ से हमें कच्चा माल आएगा ही नहीं तो भारत में उत्पादन होगा ही नहीं, और उत्पादन नहीं होगा तो फिर सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, और सप्लाई शॉर्ट मतलब फिर से इन्फ्लेशन दर बढ़ने लग जाएगी। तो वैश्विक परिस्थितियाँ बहुत कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यही वैश्वीकरण है एक्चुअली। वैश्वीकरण को अलग से टॉपिक आप पढ़ेंगे, लेकिन जो वैश्वीकरण की व्यवहारिक परिस्थितियाँ हमें दिखती है वो इसी से पता चलती है। एक और वैश्विक स्थिति का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कच्चे तेल की कीमत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर भारत के लिए। जब जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, और यदि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो सिंपल परिवहन लागत और उसके बाद फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट होने लग जाएगी। तो ये कुछ वैश्विक परिस्थितियाँ हैं। आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बहुत तनाव हो, दो तीन देशों में जैसे अमेरिका और चाइना में कुछ तनाव चल रहा था, भारत और चाइना के बीच में कुछ तनाव हो गया, भारत पाकिस्तान में तनाव चलता ही रहता है, तो वो सब चीज़ें भी भारत में इन्फ्लेशन का कारण हो सकते हैं। अन्य कारणों में और क्या हो सकता है तो समझें। जैसे मान लो किसी कंपनी का प्रबंधन खराब है, और कंपनियों का प्रबंधन इस हद तक खराब हो जाए कि वहाँ उत्पादन ही बंद हो। मैं आपको मारुति का एग्जांपल दे रहा हूँ, बीच में हुआ था ये। वहाँ प्लांट में कुछ मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच में कुछ हाथापाई हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया, फिर जेल चले गए, कंपनी बंद, फैक्ट्री सील हो गई। फैक्ट्री सील होने का मतलब है कि प्रोडक्शन ही बंद हो गया, और प्रोडक्शन बंद तो फिर आगे आप जानते हैं सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन। ऐसा ही हो सकता है कि प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं। अन्य कारकों में प्राकृतिक कारकों को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे यदि मान लो मानसून सही समय पर ना हो, सही क्वांटिटी में बारिश ना आ पाए, यदि ऐसा होता है तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन ही नहीं होगा या कम होगा। उत्पादन कम मतलब सप्लाई शॉर्ट, और सप्लाई शॉर्ट होने के बाद फिर इन्फ्लेशन। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि आधारभूत संरचना यदि बहुत खराब हो। आधारभूत संरचना से मेरा मतलब है कि मान लो उत्पादन हुआ नासिक में, प्याज का उत्पादन नासिक में हुआ, तो दिल्ली तक प्याज आएगा तो नासिक से दिल्ली या तो बाई रोड या बाई ट्रेन,
और सपोज करो कि बाई ट्रेन और बाई रोड की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। कनेक्टिविटी आप समझ रहे होंगे, जितनी कनेक्टिविटी ख़राब होगी उतना उस सप्लाई को, उस प्याज को दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा और तब तक उस प्याज की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती रहेंगी। और फिर आप अखबारों में जो अखबारों की भाषा सुनते रहते हैं कि प्याज ने लोगों के आंखों में आंसू ला दिए, इस तरह से फिर अखबारों में लिखा हुआ आता है। इसी प्याज से एक और चीज़ याद आ रही है कि कभी कभी आप सुना होगा आपने कि इलीगल स्टॉक भी कर लेते हैं, है ना। व्यापारी लोग स्टॉक कर लेते हैं, गैर कानूनी उसका भंडारण कर लेते हैं, जिसे हम बाद में फिर काला बाजारी यानी वो बाद में फिर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यदि वस्तुओं का गैर कानूनी स्टॉक होगा तो उससे भी तो खुले बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाएगी, स्पेशली वस्तुओं की। सेवाओं का तो स्टॉक करना बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है सेवाओं का स्टॉक। तो यदि वस्तुओं का इलीगल स्टॉक हो रहा है उसकी वजह से फिर आपूर्ति प्रभावित होगी और खुले बाजार में आपूर्ति नहीं आएगी तो फिर इन्फ्लेशन दर बढ़ने लग जाएगी। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण आपको जो मेंस के सिलेबस में पढ़ना होगा, यहाँ मैं नाम बता देता हूँ आपको, उसे कहते हैं एपीएमसी अधिनियम। इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ये इस अधिनियम में कुछ विसंगतियाँ, यहाँ पर उसकी डिटेल से चर्चा करना संभव भी नहीं है, और अगर मैं चर्चा करूँगा तो आप जो चीज़ समझ रहे थे वो भी भटक जाएंगे। वो मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ। हाँ, इतना एक हिंट दे देता हूँ, एपीएमसी अधिनियम में कुछ ऐसी विसंगतियाँ हैं जिनकी वजह से खुले बाज़ार में कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, और कहें कि कृषि उत्पादों की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। नियमित आपूर्ति ना होने की वजह से फिर कीमत बढ़ने लगती है, और कीमत बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन। तो एपीएमसी अधिनियम भी इन्फ्लेशन का एक कारण है। ये यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेंस के सिलेबस में लिखा है। इन्फ्लेशन आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ज़्यादा काम आता है। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में और वहाँ पर वो ये एपीएमसी अधिनियम में विसंगतियाँ ऐसा लिख दे एक कथन में, तो आपको ये ना लगे तो सुना ही नहीं है। इतना ध्यान रखना, इस अधिनियम में कुछ विसंगतियाँ हैं, क्योंकि जब मेंस की क्लास करते हैं तो इसे डिटेल से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैं उसकी डिटेल नहीं बताऊँगा, कारण बड़ा सिंपल है। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा लिंक करने लग जाएंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं इसमें करीब 3-4 क्लास पढ़नी पड़ती हैं। ये तो हुआ इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, जो बातें अभी हमने पढ़ ली है। इन्फ्लेशन तात्पर्य आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, सीमित और नियंत्रित मात्रा में। कारण क्या थे और कारणों के आधार पर प्रकार, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ शब्दावली की। तो देखें कौन सी शब्दावली इन्फ्लेशन में काम आती है। जब इन्फ्लेशन बहुत कम मात्रा में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब इसको पहले बेसिक लाइन आपको ध्यान रखें, जब भी इसमें कुछ पढ़ें टॉपिक में, मुद्रास्फीति टॉपिक में, तो आप हमेशा मुद्रास्फीति का बेसिक मतलब ध्यान रखें। और बेसिक मतलब क्या था, कीमतों में वृद्धि। किसकी कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि अपने सामान्य स्तर से। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीमे धीमे मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है। बढ़ तो रही है बहुत धीमे धीमे, कीमतें तो बढ़ रही हैं लेकिन उनकी गति, उनकी स्पीड बहुत स्लो है। यदि ऐसा है तो हम उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ी लेकिन बहुत स्लो। यदि मुद्रास्फीति बढ़े, मुद्रास्फीति बढ़ रही है लेकिन अब की बार उसकी मुद्रास्फीति बढ़ने की जो गति है वो थोड़ी तेज हो जाए, तो हम उसे नाम देंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। थोड़ी सी स्पीड तेज हुई है। यद्यपि दोनों में आप कॉमन बात देखें, क्योंकि अभी और भी नाम आने हैं तो यहीं से समझ लेते हैं। दोनों में कॉमन बात क्या है कि इन्फ्लेशन है, अर्थात कीमतों में वृद्धि तो हो रही है। यहाँ कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे हो रही है, यहाँ थोड़ी सी तेज हो जाती है। यदि कीमतों में वृद्धि और तेज होने लग जाए, कीमतों में वृद्धि और थोड़ा सा तेज हो जाए, तो हम उसे नाम देंगे रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन। यदि कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया और तेज हो जाए और फास्ट हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे जंपिंग इन्फ्लेशन। और ये जंपिंग इन्फ्लेशन का एक नाम और है गैलोपिंग इन्फ्लेशन।
गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यदि मुद्रास्फीति बढ़ने की दर और तेज हो जाए, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। आप कहेंगे सर सारे नाम आप इंग्लिश में बता रहे हैं, कुछ हिंदी में बताइए, तो उनके नाम सुन लीजिए हिंदी में, बहुत इंटरेस्टिंग। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंग रही है। फिर चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति, और उसके बाद उड़ गई। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, नाम ही यही है। बच्चा पहले रेंगना सीखता है, ये रटना नहीं आपको कुछ भी, है ना, समझिए उसको। फिर वो चल रहा है, फिर दौड़ने लग गया, अब वो कूदने भी लग गया है, और अब उड़ गया। उड़ गया मतलब बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति दर है वो। आप समझिए मुद्रास्फीति दर जब 4000, 5000%, 10,000% हो जाए, तो हम उसे नाम दे रहे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत खतरनाक और बहुत भयावह होती है। मैं उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने हो सकता सुना भी हो थोड़ा बहुत, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर मुद्रास्फीति दर बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है। वहाँ मुद्रास्फीति दर 4000% हो गई। अब आप समझिए कि भारत में अगर किसी वस्तु की कीमत डबल हो जाए तो हम कहते हैं 100% इन्फ्लेशन हो जाएगी। वहाँ 4000% इन्फ्लेशन हो गई। इन्फ्लेशन 4000% या 5000% होने का मतलब है कि उस हिसाब से मुद्रा की कीमत घट गई, मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो वहाँ पहले एक, सपोज कोई भी एक वहाँ का नोट होगा, वहाँ की जो करेंसी होगी, हालांकि जिम्बाब्वे ने करेंसी बदली है, डॉलर अपना लिया, तो वहाँ की जो करेंसी रही होगी, सपोज वहाँ पे 100 रुपये का कोई नोट हो, भारत के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, 100 रुपये का नोट, तो उसमें खरीदने की जो क्षमता थी अब वो 1 रुपये के बराबर ही हो गया। इतनी कीमत घट गई, क्रय शक्ति इतनी घट गई। और क्रय शक्ति घट रही है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत बढ़ गई। और आप समझ सकते हैं जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, मुद्रा की क्रय शक्ति ही बहुत निम्न स्तर पर पहुंच जाए, तो मुद्रा पर लोगों का भरोसा कम होने लग जाएगा। लोग कागजी मुद्रा का भंडार नहीं करेंगे जैसे भारत में करते हैं। भारत में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश इकट्ठा करते हैं, बोले जमा करके रखो, काम आएगा भविष्य में। लेकिन आप सोचो कि आपने जमा करके रखे लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता ही ना हो उस कैश की, उस कैश से आप ज़्यादा कुछ खरीद ही ना पाएँ, तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है। तो जिम्बाब्वे की स्थिति कुछ ऐसी ही पहुंच गई। और भी कई देश हैं जहां ऐसा हुआ, जैसे वेनेजुएला। तो इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाए, परसेंटेज एक लिमिट क्रॉस कर जाए, मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कम हो जाए, तो हम उसे हाइपर इन्फ्लेशन या अति उच्च मुद्रास्फीति का नाम देते हैं। आपके दिमाग में आएगा ऐसा होता क्यों है? तो उसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमने क्रीपिंग इन्फ्लेशन और वॉकिंग इन्फ्लेशन पर उसको नहीं रोका, उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझें, उसको हाइपर इन्फ्लेशन को समझ ही लेते हैं, उसको पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात और समझानी है, वो आप भी उस पर भी ध्यान देंगे। हाइपर इन्फ्लेशन में आपसे कह रहा था कि बहुत ज़्यादा होगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कागजी मुद्रा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्यों बढ़ेगी समझिएगा। पहले आप 10 रुपये का एक नोट लेके जाते थे और इसमें एक वस्तु खरीद लेते थे। अब उस वस्तु को खरीदने के लिए 10-10 रुपये के 10 नोट चाहिए, अर्थात अब आपको 9 नोटों की और ज़रूरत पड़ेगी। कारण वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ गई, एक मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई। और वस्तुओं की कीमत बढ़ गई या फिर मुद्रा का मूल्य बहुत नीचे गिर गया, इस समस्या को हल करने के लिए वहाँ की सरकार को और अधिक नोट छापने पड़ेंगे। तो हाँ, उन्होंने और नोट छापे ताकि लोगों की नोट की आवश्यकता पूरी हो सके। और सिचुएशन ऐसी आ गई कि बहुत सारे नोट लेके जा रहे हैं बाजार में, लेकिन वस्तुएं बहुत कम मात्रा में खरीद पा रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है कि टू मच मनी चेजेस टू लिटिल आउटपुट। बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुएं खरीद पाती हैं। ये मुद्रास्फीति की सबसे अच्छी परिभाषा है। बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुएं खरीद पाती है। और हाइपर इन्फ्लेशन में तो ये परिभाषा और ज़्यादा सूटेबल समझ में आने लगती है। तो वहाँ की सरकार ने जब इतने सारे नोट छापे, तो नोट छापने का भी खर्च होता, वो भी बढ़ गया। और सरकार ने देखा कि ऐसे कब तक चलेगा। बीच में कई बार इस पर आर्टिकल स्टोरी आ चुकी हैं कि वहाँ पर 1-2 नोट अगर उड़ भी जा रहे हैं तो किसी व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि 1-2 नोट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, बड़े नोट छापना शुरू कर देगी। जैसे भारत में 2000 का नोट आ गया।
भारत में प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, विमुद्रीकरण किया, तो उसका जवाब दिया था विमुद्रीकरण क्यों किया, काला धन खत्म करना है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है। यद्यपि मैंने आपको समझाया हुआ है कि विमुद्रीकरण या नोटबंदी का सबसे जो बड़ा रीज़न था वो था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और मार्केट में कैश को बैंकिंग सिस्टम में लाना। दूसरे शब्दों में अभी हाल ही में जब भारत में विमुद्रीकरण नोटबंदी हुई, उसी समय में वेनेजुएला में नोटबंदी हुई और वेनेजुएला ने कारण दिया कि हमारे यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने बड़े बड़े नए नोट छापे, पुराने नोट समाप्त कर दिए। जैसे भारत में 500 के 4 नोट हटा के 2000 का एक ही छाप दिया, तो वहाँ भी जिम्बाब्वे में भी हो चुका है। वेनेजुएला ने क्या किया कि कई छोटे छोटे नोट को हटा करके इनको समाप्त कर दिया, एलिमिनेट कर दिया और इनके स्थान पर कोई एक बड़ा नोट छाप दिया। तो हम कह सकते हैं कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने विमुद्रीकरण क्यों किया? आंसर हाइपर इन्फ्लेशन के लिए। जब जब अर्थव्यवस्था में अति उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, सरकारें विमुद्रीकरण का सहारा लेती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि भारत में विमुद्रीकरण क्यों हुआ ये तो सब जानते हैं, तो यूपीएससी इसका क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था तो सबकी जुबान पर है कि क्यों, क्या बोला था, क्यों किया था। लेकिन सैद्धांतिक रूप से विमुद्रीकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हाइपर इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, इस अतिरिक्त कैश की डिमांड को पूरा करने के लिए सरकारें विमुद्रीकरण का सहारा लेती हैं। मैं आपको बात बता रहा था, यहाँ पे कुछ और भी है जो समझ लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लास में बताया कि इन्फ्लेशन जरूरी होता है, आवश्यक होता है, कुछ परसेंटेज में इन्फ्लेशन आवश्यक है, और मैंने कहा था कि भारत के हिसाब से वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एक जवाब यहाँ पे आपको देना है कि इन्फ्लेशन आवश्यक होता है, तो विकसित देशों में इन्फ्लेशन ज़्यादा चाहिए या विकासशील देशों में? विकसित देश वह देश है जहाँ संसाधनों का अधिकतम दोहन हो रहा है, जहाँ ग्रोथ रेट पहले से ही ठीक ठाक चल रही है, जहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। और विकासशील देश वो है जिसको अभी लंबा पथ तय करना है, एक बहुत ऊंचा मार्ग उसे तय करना है, अभी विकासशील है, विकसित बनना है उसे। तो इसको ग्रोथ और तेज करनी होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में और ग्रोथ तेज चाहिए। ये पहले से अपने ग्रोथ के पीक पर पहुंच चुका है, इसको बस सस्टेन करना है वहाँ पर। तो आप बताइए, जिसको ग्रोथ तेज बढ़ानी है तो उसको इन्फ्लेशन इसकी तुलना में ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखें हमेशा, इन्फ्लेशन उत्पादक को मोटिवेट करेगी, उत्प्रेरक का कार्य करेगी। तो इस देश में उत्प्रेरक ज़्यादा चाहिए, उत्प्रेरक ज़्यादा होंगे, उत्पादक मोटिवेट होगा, वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, ग्रोथ और तेज होगी। यहाँ पर ऑलरेडी उत्प्रेरक जितना देना था दे चुके हैं, उत्पादक जितनी उसमें संभावना थी, जितनी उसमें क्षमता थी, वो पहले से अपने चरम लेवल पर उत्पादन कर रहा है, बस उसको उतना मिलता रहना चाहिए मोटिवेशन। तो अब आप समझें कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन विकसित देश के लिए आवश्यक है और वॉकिंग इन्फ्लेशन विकासशील देश के लिए ज़रूरी है। वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी क्रीपिंग से थोड़ी सी ज़्यादा, लगभग वही 4-5% के आसपास। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, विकासशील देशों में वॉकिंग इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। विकसित देशों में वो क्रीपिंग तक सफिशिएंट होती है। अगर इन्फ्लेशन रनिंग और फिर जंपिंग तक पहुंच जाए तो आप मानिए कि हाइपर इन्फ्लेशन आने वाली है। और यही कारण है, अब आप फिर पिछली क्लास में ले जाते हैं आपको, यही कारण है कि आरबीआई जब अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, तो मौद्रिक नीति की समीक्षा में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति करेगा और वो ग्रोथ को बढ़ा सकता है, कठोर मौद्रिक नीति से वो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकता है। और मैंने आपको क्लास में बताया हुआ कि वो ज़्यादा प्राथमिकता देता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो क्यों ऐसा करता है, उसका जवाब आवाज़ आपको मिल रहा होगा कि आरबीआई मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने को अधिक प्राथमिकता देता है, क्योंकि यदि मुद्रास्फीति दर एक बार नियंत्रण से बाहर निकल गई, रनिंग हो गई, तो बहुत जल्दी वो जंपिंग और फिर हाइपर में कन्वर्ट हो सकती है। और हाइपर में कन्वर्ट होने का मतलब है कि मुद्रा की वैल्यू ही ख़त्म हो जाना। आरबीआई ने जो नोट छापे हैं उनकी डिमांड, उनकी जो वैल्यू है, उस नोट की जो वचन है वो वचन झूठा हो जाएगा, उसकी क्रय शक्ति घट जाएगी। 500 रुपये का नोट देखने में 500 लगेगा, वो खरीद बहुत कम पाएगा, उसकी क्रय शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मौद्रिक नीति में भी आरबीआई का पहला लक्ष्य होता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे, और यदि नियंत्रण में है तो फिर ग्रोथ को बढ़ावा देता है वो। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर है तो वो ग्रोथ को साइड कर देता है, पहले उसको नियंत्रण में लाता है।
और नियंत्रण कितना, मतलब 4 ± 2%, वो आपको बता रखा मैंने। तो ये सारी चीज़ें ना पिछली क्लास से अब कनेक्ट हो रही हैं। मैं बार बार आपको सजेशन दूंगा, सब्जेक्ट चाहे इकोनॉमी हो या हिस्ट्री, क्लास को क्रम से देखें और क्रम से देख के अपने दिमाग में उसके एक पिक्चर सेट करें, साथ साथ नोट्स पढ़ते रहें। बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी ऐसी आशा है। हम ये मान के चलते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हैं और आप जिज्ञासाएं आपके मन में जो आ रही हों, लगभग सबके जवाब दे दिए जाएँ। इसलिए वो अनुशासनपूर्ण आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले नाम लिया होगा, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में हाइपर इन्फ्लेशन किन किन देशों में हुआ, कब कब आया, उसके बारे में समय समय पर आर्थिक समीक्षा में आता रहता है। जब नोटबंदी हुई 2016 में, तो 2017 में जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसमें दिया था कि किस किस देश में कब कब नोटबंदी हो चुकी है। आप वेबसाइट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि कई ऐसे देश हैं, स्पेशली वेनेजुएला जो उस समय हुआ, कई ऐसे देश हैं जहां पर विमुद्रीकरण का सहारा लिया गया और उस समय लिया गया जब हाइपर इन्फ्लेशन वहां पे आ गई। पुराने नोट हटा के नए नोट छाप दिए गए। भारत में इस दृष्टिकोण से नहीं किया गया था, आनी भी नहीं चाहिए ये सिचुएशन। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन जब आप नोटों पर आपका भरोसा खत्म हो जाए और आप फिर गोल्ड स्टोर करने लग जाते हैं, क्योंकि जिस देश में करेंसी पर विश्वास खत्म हो जाए, करेंसी की बहुत क्रय शक्ति बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाए, फिर लोग गोल्ड पर भरोसा करते हैं कि गोल्ड पूर्णकाय मुद्रा है। पूर्णकाय समझ आ रहा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा रखा है। गोल्ड पूर्णकाय फुल बॉडीड मनी है, जितना गोल्ड की वैल्यू है और जितना उसमें वजन है बराबर होता है। जबकि नोट में ऐसा नहीं, नोट सांकेतिक मुद्रा है। करेंसी नोट सांकेतिक है, उसमें जितना अंकित है और वस्तुमान, तो वस्तुमान बहुत कम होता है उसका। तो हम लोग ये समझ पाइए, कुछ शब्दावली थी इसमें। हाइपर इन्फ्लेशन से क्वेश्चन हमेशा बन सकता है और भारत के दृष्टिकोण से वॉकिंग इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि विकासशील अवस्था में है। हम शब्दावली पढ़ रहे थे, इसी में एक और शब्द देखते हैं, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन को इसी तरह स्टैगफ्लेशन देखें, ऐसे ही एग्जाम में आएगा तो इसी प्रकार लिखा होगा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दो परिस्थितियों का मिश्रण है। अब दो परिस्थितियों को पहले आप अलग अलग जान लेंगे तो फिर आप दोनों का मिश्रण समझ पाएंगे। एक शब्द है मुद्रास्फीति दर और दूसरा शब्द है अर्थव्यवस्था में मंदी। अब पहले जो आज की क्लास में हमने अब तक जाना कि मुद्रास्फीति की स्थिति कैसी होती है, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मांग आपूर्ति से ज़्यादा है, कारण चाहे मांग में वृद्धि हो या आपूर्ति में कमी हो। और मंदी की स्थिति कौन सी होती है, जब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड घट गई। ठीक है, डिमांड घट गई तो मंदी आ गई, अर्थव्यवस्था में गैप क्रिएट हो गया। अब आप देखें, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों का मिश्रण स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो तुरंत आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। क्योंकि आप इसको मैथमेटिक्स के नज़रिए से पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आपने पढ़ा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन बी इज़ ग्रेटर देन ए कैन नॉट पॉसिबल। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है, वहाँ होता है। इकोनॉमिक्स में दोनों साथ साथ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं अभी समझा देता हूँ। ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में हैं। मान लेते हैं कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति है। अब शब्द आप लोग समझें, खाद्य मुद्रास्फीति किसे कहेंगे, तो मैं अब आशा करता हूँ कि इतनी अब आप लोग कॉमन सेंस आंसर दे पाएंगे। खाद्य मुद्रास्फीति का मतलब, मुद्रास्फीति का मतलब क्या था, कीमतों में वृद्धि। किसकी कीमतों में, फूड की। जब अधिकांश खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तो उसे खाद्य मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले, बताइए प्रोटीन मुद्रास्फीति, तो फिर इसका जवाब क्या होगा कि जब प्रोटीन आधारित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने लग जाए तो उसे प्रोटीन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि खाद्य मुद्रास्फीति एक तरफ फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन है और दूसरा मैं कोई सेक्टर मान लेता हूँ, मान लो ऑटोमोबाइल क्षेत्र। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी आ गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं, एक देश में, भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी आ जाए, ऐसा संभव है। और फूड में महंगाई हो, ये भी संभव है। और दोनों एक ही समय पर हो, ये भी संभव है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। तो दोनों परिस्थितियां एक ही देश में एक ही समय पर जब उपस्थित होंगी तो हम कहेंगे इस देश में स्टैगफ्लेशन है। और ये हमेशा रहता है। स्टैगफ्लेशन प्रत्येक देश में हमेशा विद्यमान होता है।
आप इसको यहाँ पे जो मैंने मंदी लिखा, इस मंदी की बजाय एक और शब्द यहाँ पे पर्यायवाची यूज हो सकता है और वो है बेरोजगारी। क्योंकि जब जब अर्थव्यवस्था मंदी आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब उत्पादक के पास सप्लाई पहले से ही पर्याप्त है, वो उत्पादन करेगा ही नहीं, तो लोगों को नौकरी से निकाल देगा, कहेगा मंदी आ रखी है, मैं कहाँ से पेमेंट करूँगा आपको, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो आप देखिए फिर दोबारा परिभाषा कि वह स्थिति जब मुद्रास्फीति दर और अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी आ जाए, दोनों एक साथ उपस्थित हों, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, ये तो हम परिभाषा तो हम जान गए स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, परिभाषा समझ में आ गई और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में तो पॉसिबल भी हो सकती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट शब्द क्यों है? एक तो देखने से समझ में आ रहा है, दो अलग अलग बड़े बड़े शब्दों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, मिक्स है, दोनों का मिश्रण है। और दोनों जो मिश्रण है ये विरोधाभासी स्थिति है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, उधर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को, किसी भी अर्थव्यवस्था को समाप्त भी कर सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन लगातार चलता रहे तो। आप ऐसे समझें कि मानो फूड में लगातार 2-3 साल तक मुद्रास्फीति बनी रहे, दाल, टमाटर, आलू, प्याज, कुछ 4-5 मैंने नाम लिए, इनकी कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लगातार मंदी छाई हुई है और वहाँ पे सेल हो ही नहीं रही, डिमांड नहीं है क्योंकि मार्केट में। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? लगातार अगर 2-3 साल तक स्थिति रहे तो क्या होगा? तो देश में भूखमरी आ जाएगी। कारण लोगों को एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ से उनको रोजगार मिल नहीं रहा और जो था वो भी छिनता जा रहा है। आप इसको ऐसे समझें, कंगाली में आटा गीला, आपने कहावत सुनी होगी। इधर एक तरफ कंगाली छाई हुई है, बेरोजगारी, नौकरी लग नहीं रही और थी तो वो छीन ली गई है, और साथ साथ उधर देखें तो खाना बहुत महंगा होता जा रहा है। इधर जेब में से पैसे खाली हो रहे हैं, उधर और दुकानदार कह रहा है भोजन चाहिए तो और लाइए पैसा। तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक देश में स्टैगफ्लेशन अवेलेबल तो होती है, उपस्थित तो होती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो लगातार सेम कॉम्बिनेशन नहीं चलना चाहिए। कभी ऑटोमोबाइल है तो कभी दूसरा क्षेत्र हो जाए, फिर तो कोई तीसरा क्षेत्र हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर सेम कॉम्बिनेशन रहेगा तो अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो जाता है। लोग अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाते हैं, आजीविका उनकी समाप्त होने लगती है। इसीलिए स्टैगफ्लेशन को बहुत खतरनाक कहा गया, दोनों विरोधाभासों का मिश्रण है। और इसको खतरनाक इसीलिए भी कहा गया है, अगर हम इस समस्या को हल करना चाहें तो हमें देखें क्या करना पड़ेगा। समस्या को हल करके मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल से, मैं डायरेक्ट बोलता तो शायद समझ ना आता। हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इधर मंदी को कंट्रोल करना है। आप ये बताइए मंदी का उपाय क्या है? मंदी स्थिति कैसी है? सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, ठीक है। मंदी का उपाय क्या होगा? डिमांड बढ़वा दो ताकि गैप कम हो जाए। अभी गैप है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। डिमांड बढ़वाओगे तो गैप कम हो जाएगा और समस्या हल हो जाएगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? तरलता बढ़ा दो। और तरलता बढ़ाने के लिए, तरलता बढ़ाने का क्या तरीका होगा? आरबीआई ब्याज दरों को कम कर दे। अब आप सोचिए, आरबीआई ने ब्याज दरों को कम कर दिया, ये सोच के कि तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी मंदी की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आरबीआई ब्याज दर कम करेगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगी, तो क्या गारंटी है कि लिक्विडिटी आने के बाद लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड करेंगे? ये भी तो संभव है कि लिक्विडिटी बढ़ने के बाद लोग फूड की डिमांड और बढ़ा दे। संभव तो है, दोनों चीज़ है, संभव है। आरबीआई सोच रहा था ऐसा होगा, लेकिन वो भी तो हो सकता है, और हो सकता है तो इसका मतलब है, देखिए मैं भाषा बोल रहा हूँ औपचारिक रूप से, किताबी भाषा जिसे कहते हैं, क्या संभव है कि यदि हम मंदी पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे इस तरीके से, लेकिन ये भी हो सकता है कि मंदी तो नियंत्रित होना, मुद्रास्फीति और बढ़ जाए। और इसी प्रकार यदि हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, ये भी हो सकता है कि ये कंट्रोल हो ना और मंदी और गहरी हो जाए। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये एक विकट परिस्थिति है, बहुत मुश्किल स्थिति होती। अब आप कहेंगे सर ऐसा है तो फिर इसका हल क्या होता है? हल भी सुन लेते हैं। हल बड़ा सिंपल है। कैसे हल होगा? कि जब मुद्रास्फीति खाद्यान्न क्षेत्र में है तो इसी के लिए उपाय किए जाए, स्पेशली इसके कारण ढूंढे जाए और उसके उपाय किए जाएं। ऐसे उपाय किए जाएं जो इस पर लागू हो, उसका उन उपायों पर, उस पर कोई फर्क ना पड़े। आप सोचेंगे सर ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे उत्पादन बढ़ा दो, गेहूं, चावल, दाल, जो भी चीज़ें हैं जिनका भी महंगाई बढ़ रही है, उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर से कोई लेना देना नहीं। तो
स्टैगफ्लेशन का उपाय होता है क्षेत्र के अनुसार उपाय करने चाहिए। जिस क्षेत्र में समस्या है उस क्षेत्र के उपाय अगर हम करेंगे तो स्टैगफ्लेशन धीरे धीरे हल होने लगता है। यद्यपि ध्यान रखें, यद्यपि प्रत्येक देश में प्रत्येक समय स्टैगफ्लेशन विद्यमान होता है, परंतु वो जो कॉम्बिनेशन है वो लगातार नहीं चलना चाहिए। तो स्टैगफ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और शब्द देखें, इसे हम बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, हिंदी में अगर शब्द बोलूं तो मैं इसे कह सकता हूं अवरोधात्मक मुद्रास्फीति। हम शब्दावली की बात कर रहे थे, अवरोधात्मक। जैसे एक एग्जांपल से समझें। पहली बात तो आप इसे बॉटल नेक क्यों कहते हैं, तो ऐसे समझ लेते हैं, ये मान लीजिए कोई बॉटल है और ये इसका नेक, जहाँ से पानी बाहर आएगा। आप ये बताइए, नेक पानी की सप्लाई को नियंत्रित करता है और नियंत्रित क्या, कम कर देता है। इमेजिन करें अगर ये नेक ना होता, मान लीजिए नेक ना होता, तो पानी पूरा बाहर आ जाता इसमें से। तो बोतल के इस नेक ने क्या किया, पानी की सप्लाई को रोक दिया, जो स्पीड से बाहर आ सकता था उसको कम कर दिया, अर्थात अवरोध उत्पन्न कर दिए। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से अवरोध उत्पन्न होता है। किस में अवरोध, वो सप्लाई को कम कर देते हैं, सप्लाई घटने लग जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी नासिक से दिल्ली में प्याज आने वाला बात कही थी, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मान लेते हैं नासिक से दिल्ली तक प्याज सप्लाई होना था। अगर ये समय पर सप्लाई होता रहेगा तो सामान्य तरीके से बिकता रहेगा सामान्य कीमतों में। लेकिन अगर नासिक से दिल्ली तक सप्लाई होने में बीच में 3-4 स्टेट क्रॉस करके आएगा, हाईवे से मान ले बाई रोड आ रहा है, तो हो सकता है किसी कारण से रोड पर जाम लग जाए, ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि कहीं बीच में कहीं दंगे हो गए और रोड बंद पड़े हैं, प्रशासन ने ट्रकों को रोक दिया है, आवाजाही रोक दी है, प्रदूषण के कारण भी हो सकता है ये। और अगर ये ट्रक जितना लेट दिल्ली पहुंचेंगे, सप्लाई उतनी तेज़ी से घटती जाएगी दिल्ली में, और सप्लाई घटने का मतलब है कि दिल्ली में फिर प्याज की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी। और हम क्या बोलेंगे फिर, वही बात अखबारी भाषा, कि प्याज ने लोगों को रुला दिया। ऐसा क्यों हुआ, सप्लाई क्यों घटी है? तो सप्लाई इस वजह से नहीं घटी है कि उत्पादन घट गया। देखिए ध्यान से, उत्पादन कम नहीं हुआ है, नासिक में पर्याप्त उत्पादन हुआ, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो ये जो एरिया है जिसमें समस्या हुई, इसे कहते हैं आधारभूत संरचना में कुछ कमियां। और आधारभूत संरचना के अवरोधों के कारण वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कह देते हैं। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी अर्थव्यवस्था की संरचना, आधारभूत संरचना, उसमें कुछ समस्या थी जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम हो गई तो फिर कीमतें बढ़ गई। देखिए, अर्थव्यवस्था में जब जब संरचनात्मक समस्याएं रहेंगी तो डिमांड नहीं बढ़ती है, वो सप्लाई को रोकते हैं, और सप्लाई अगर बाधित होगी तो फिर निश्चित ही कीमतें बढ़ जाएंगी। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने जाना था इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन क्यों ज़रूरी होती है। और मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझाई थी कि कोई अर्थव्यवस्था में सीमित और नियंत्रित इन्फ्लेशन होना जरूरी है, वो उत्प्रेरक का काम करती है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को और रफ्तार देती है। फिर हमने पढ़ा था मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ शब्दों को, हमने प्रकार जाने थे, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, और उस प्रकार से फिर आगे हाइपर इन्फ्लेशन। और मैंने बताया था कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। उस समय मुद्रा का मूल्य बहुत निम्न स्तर पर हो जाता है, कागजी मुद्रा पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा था स्टैगफ्लेशन को। स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन और रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का मिश्रण है, विरोधाभासों का मिश्रण है दोनों। और बीच में हमने पढ़ते समय मुद्रास्फीति के कारण जाने थे और कारणों के आधार पर प्रकार। तो आपको याद होगा कि मुद्रास्फीति दो प्रकार की मुख्यतः है, मांग जनित यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा लागत जनित यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और फिर कुछ अन्य कारण भी हमने सब समझ लिए थे। लास्ट क्लास में हम लोग शब्दावली लास्ट में हम पढ़ रहे थे और स्टैगफ्लेशन और बॉटलनेक इन्फ्लेशन को जान लिया था। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति, उसका मुख्य कारण जो है विभिन्न प्रकार के बॉटलनेक्स या अवरोध हैं।
भारत में खाद्य मुद्रास्फीति शब्द हमेशा न्यूज़ में रहता है और खाद्य मुद्रास्फीति कब हो सकती है? तो कॉमन सी बात है, या तो डिमांड ज़्यादा होगी या सप्लाई घट गई होगी। अब फूड की जो न्यूट्रल डिमांड है, जो नेचुरली चलती रहती है, वो तो रहेगी। एक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए जितना उसको भोजन चाहिए वो तो उतना लेता ही होगा, लेकिन फिर अचानक से फूड इन्फ्लेशन क्यों हो जाता है, महंगा क्यों हो जाती है? तो उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। और फूड की सप्लाई शॉर्ट होने का कारण विभिन्न प्रकार के अवरोध। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत में बॉटलनेक्स की वजह से फूड इन्फ्लेशन दिखाई देती है। फूड इन्फ्लेशन, प्रोटीन इन्फ्लेशन, ये कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि आप भाषा बना सकते हैं। यदि प्रोटीन आधारित वस्तुओं में कीमतों में वृद्धि हो जाए, उनकी प्रोटीन आधारित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ और शब्दावली को और इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन, गणना कैसे होती है उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम शब्दावली लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें, एक शब्द है मुद्रास्फीतिक जाल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। मुद्रास्फीतिक जाल। आप पहले ये देखें कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। और मैंने लास्ट में कहा था आपसे कि छोटा सा एक मीनिंग ध्यान रखें कि मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों में वृद्धि। किसकी कीमतों में? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक निश्चित अवधि के दौरान सामान्य स्तर से अधिक की वृद्धि होने लगती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अभी जाल कैसे बनता है तो उसको समझना है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है मतलब कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे कीमतों में वृद्धि होगी, एक उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर असर पड़ेगा, अर्थात उसकी क्रय शक्ति घटने लग जाएगी क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर उसकी क्रय शक्ति घटने लग जाएगी तो जहाँ नौकरी करता होगा प्रत्येक उपभोक्ता किसी न किसी फर्म को सेवाएं भी देता होगा। याद करें पुरानी क्लास, पहली क्लास इनफैक्ट, कि फर्म, परिवार, सरकार। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटी। उपभोक्ता जहाँ उसको रोज़गार प्राप्त है वहाँ जाकर के अपने एम्प्लॉयर से बोलेगा कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाइए, मेरा वेतन बढ़ाइए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब वो जाकर के मजदूरी दर में वृद्धि की मांग करेगा, मजदूरी दर बढ़नी चाहिए। और चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयर को भी पता है कि मजदूरी दर बढ़ानी ही पड़ेगी, ये उसकी मजबूरी है, नहीं तो फिर एम्प्लॉय कहेगा मैं काम नहीं करता आपके यहाँ पर। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण मजदूरी दर में वृद्धि हो गई, वृद्धि करनी पड़ी उस एम्प्लॉयर को। अब इसका ये तो एक पक्ष था। अब दूसरा पक्ष देखें, ये हिस्सा समझ आया, बड़ा आसान था कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट गई, क्रय शक्ति घटी तो उसने जाकर के अपनी वेतन में वृद्धि करवाई, मजदूरी दर बढ़ गई। अब दूसरा पक्ष समझे, पहली लाइन भूल जाए, दूसरा से सुने तो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे उस उपभोक्ता की मजदूरी दर बढ़ी, जहाँ नौकरी करता वहाँ उसने अपनी सैलरी बढ़वा ली, तो मजदूरी दर बढ़ते उसकी क्रय शक्ति बढ़ने लगेगी, वो ज़्यादा डिमांड कर पाएगा। और यदि वो डिमांड बढ़ाएगा तो बाजार में डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट होगा, अर्थात फिर से मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगी। अब दोनों को मिला के पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति दर में वृद्धि से मजदूरी दर में वृद्धि की मांग बढ़ने लगती है, और यदि मजदूरी दर में वृद्धि कर दी जाए तो वो पुनः मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन जाता है, और इसे कहते हैं मुद्रास्फीतिक जाल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अर्थात जब 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 मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मजदूरी दर बढ़ गई, और मजदूरी दर अगर बढ़ाओगे तो फिर मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। तो इससे एक क्रॉस क्वेश्चन, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है मन में कि क्या इसका मतलब ये निकलता है कि मजदूरी दर बढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि मजदूरी दर बढ़ाने के कारण इन्फ्लेशन और बढ़ रही है, तो क्या मजदूरी दर में वृद्धि नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो आंसर गलत हो जाएगा। मजदूरी दर में वृद्धि करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता की क्रय शक्ति बहुत अधिक प्रभावित ना हो। लेकिन अब आपके मन में आएगा, सर अगर मजदूरी दर में वृद्धि करेंगे तो फिर से इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाएगी, तो उपभोक्ता को कहाँ प्रभाव पड़ा? इस परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि अगर ये परिस्थिति लगातार कंटिन्यू रहेगी तो आप देखें इन्फ्लेशन पहले 5% थी, फिर मजदूरी दर बढ़ा दी, फिर इन्फ्लेशन 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ऐसे चलते चलते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि मजदूरी दर में वृद्धि होने से डिमांड बढ़ी है, यदि हम सप्लाई भी बढ़ा दें, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भी बढ़ा दें तो डिमांड और सप्लाई में गैप नहीं बनेगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में परिभाषा बताई थी कि इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या है, कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं?
वह स्थिति जब मांग और आपूर्ति में अंतर उत्पन्न हो जाता है और वस्तुओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से अधिक होने लगती हैं, तो उस स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मजदूरी दर बढ़ने से डिमांड बढ़ी है, यदि डिमांड के साथ साथ आप सप्लाई भी बढ़ा दोगे तो फिर इन्फ्लेशन की स्थिति वो नियंत्रित रहेगी, वो हाइपर इन्फ्लेशन पर नहीं जाएगी। और यदि आपने डिमांड तो बढ़ा दी परंतु आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाए, फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जाएगी। तो मुद्रास्फीति जाल ये बताता है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि से मजदूरी दर में वृद्धि होती है और मजदूरी दर में वृद्धि फिर से इन्फ्लेशन का कारण है। इस परिस्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न उपायों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि डिमांड और सप्लाई में गैप कम से कम रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहे, नियंत्रित रहे। जीरो नहीं, नियंत्रित रहे, सीमित और नियंत्रित। तो ये मुद्रास्फीति जाल। ऐसी एक और छोटी सी शब्दावली, उसको भी देखें। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति निवेश कहाँ करता है जहाँ उसको लाभ होने की संभावना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने बैंक में कुछ अपना धन जमा कर रखा, आप सब ने भी कुछ धन जमा कर दिया बैंक में। तो बैंक में हमने जमा क्यों किया है, किस उम्मीद में किया है? एक तो इसलिए कि पैसा सुरक्षित रहे, घर पे रखने की बजाय बैंक में रहेगा, घर पे चोरी होने का भी डर है। और दूसरा आप ऐसे कह सकते हो, जो मेन उद्देश्य रहता है कि बैंक में धन जमा कर दिया, इसका मतलब है कि अब बैंक से हमें कुछ ब्याज मिलेगा, कुछ उस पर इनकम क्रिएट होगी, एसेट बन गया हमारी। सही है ना, एसेट। तो ये हमारी इनकम क्रिएट कर रहा है वो धन। लेकिन मान के चले कि अगर इस पर जो हमें ब्याज की दर, जो ब्याज मिल रहा है, वो ब्याज हमें कम करने लग जाए बैंक। पहले 4% था, फिर बैंक ने कहा 3% ब्याज देंगे, कुछ दिनों बाद बैंक कहता है 2.5% ही ब्याज देंगे। तो अगर ये ब्याज दर घटने लग जाएगी तो क्या परिणाम निकलेगा? अगर ब्याज दर घटेगी तो बैंक क्या करेगा? बैंक को तो उससे लाभ होगा, लेकिन जो कस्टमर है वो कोशिश करेगा पैसा बैंक में जमा ना करूं, घर पे रख लूं, क्योंकि कोई खास अंतर है नहीं। तो दूसरे शब्दों में यहाँ पर देखें, जब लोगों को निवेश पर, किसी निवेशक को यदि निवेश पर मिलने वाला लाभ उसका घटता जाएगा, या लाभ मान लो थोड़ी देर के लिए लाभ शून्य हो जाए, तो निवेशक निवेश करने में कोई रुचि नहीं लेगा। सही है ये बात? हमने जो बैंक में धन जमा किया वो भी तो हमारा निवेश ही था। तो अगर हमें वहाँ पर ब्याज नहीं मिले या ब्याज दर घटा दी जाए तो हम जमा करने में कोई खास रुचि नहीं लेंगे, बहुत ही लिमिटेड पब्लिक बचेगी जो फिर जमा करेगी। ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, अब समझिए। इस शब्दावली जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है तरलता जाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कीन्स के द्वारा दी गई शब्दावली है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के सिनेरियो में ज़्यादा काम आ रही है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में तरलता है, लोगों के पास पैसा है। तरलता कहाँ से आई? तो मैं यूज़ कर रहा हूँ आरबीआई की क्लास वाला। आरबीआई ने मौद्रिक नीति को सस्ता कर दिया। जैसे ही आरबीआई ने ब्याज दरों को कम किया, ब्याज दरें घटते ही बाजार में तरलता बढ़ गई। तरलता बढ़ेगी तो क्या होना चाहिए इसका परिणाम? आरबीआई क्यों करता है ऐसा, ब्याज दर क्यों घटाता है? ताकि तरलता बढ़े, तरलता बढ़ने से उत्पादन गतिविधियाँ बढ़ने लग जाएं और उत्पादन बढ़ने से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और तेज हो जाए। यानी आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए आरबीआई तरलता को बढ़ा देता है। लेकिन कीन्स ने एक परिभाषा दी, एक शब्दावली बताई, तरलता जाल। और कीन्स का कहना था कि ये जो पूरा क्रम है ये प्रत्येक अवस्था में ऐसे ही चलेगा, ये जरूरी नहीं। दूसरे शब्दों में कीन्स ये कहना चाहते हैं कि यदि हम बाजार में तरलता बढ़ा देंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। और क्यों नहीं है? कीन्स का कहना है कि जब तरलता बढ़ जाए बाजार में, लोगों के पास पैसा हो, मनी सप्लाई पर्याप्त हो मार्केट में, फिर भी ये हो सकता है कि लोग निवेश ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि निवेश पर मिलने वाला लाभ या तो बहुत कम है या शून्य है। और अगर वो निवेश ही नहीं करेंगे तो उत्पादन भी नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। फिर से ध्यान दें, मैं इसको करंट सिचुएशन से लिंक कर रहा हूँ। आरबीआई अगर ब्याज दरों को घटाएगा तो उसका उद्देश्य है तरलता बढ़ जाए और तरलता बढ़ने से धीरे धीरे ग्रोथ बढ़े, रफ्तार बढ़े इकोनॉमी की। लेकिन कीन्स का कहना था ऐसा होगा, हर केस में होगा, ऐसा अनिवार्य नहीं। क्यों नहीं है? तो कीन्स ने जवाब दिया, कीन्स का कहना है कि निवेशक निवेश करता है लाभ के उद्देश्य से। अगर लाभ बहुत घट जाए या शून्य हो जाए, उसको लगे कि लाभ नहीं मिलने वाला, तो निवेशक निवेश नहीं करेगा, लोग अपना पैसा बैंक में जमा ही नहीं करेंगे। तो तरलता लोगों के पास होगी, लोगों के घर पे तो कैश रखा होगा, तरलता तो है,
लेकिन वो उत्पादन गतिविधियों में काम नहीं आ पाएगी, ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। इस स्थिति को, इस विकट स्थिति को कीन्स ने तरलता जाल का नाम दिया है। और अगर मैं पूरी बात को एक समराइज तरीके से छोटी सी लाइन में बोल दूं तो सिंपल मतलब है कि लोगों के पास धन तो है लेकिन वो निवेश नहीं कर रहे हैं। क्यों निवेश नहीं कर रहे हैं? उनको लगता है भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं है, और वो निवेश नहीं करेंगे कि भविष्य उज्जवल नहीं है तो फिर उत्पादन और ग्रोथ बढ़ ही नहीं पाएगी। आप वर्तमान परिस्थिति को देखें, जो ये कोविड-19 की समस्या चल रही है, इस समस्या को भी इसी तरह से लिंक किया जा सकता है। देखिए इकोनॉमी में ये तो आप जानते हैं, इकोनॉमी में यूपीएससी कोविड-19 तो पूछेगा नहीं, ये तो साइंस से रिलेटेड टॉपिक हुआ, वायरस क्या है, बीमारियां क्या होती हैं वगैरह वगैरह। तो फिर यूपीएससी कोविड-19 में से इकोनॉमी का क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो कैसे? तो कोविड-19 से रिलेटेड इकोनॉमी के जो टर्म्स न्यूज़ में आजकल चल रहे हैं उनसे कहीं क्वेश्चन बन सकता है, और एक टर्म्स ये है तरलता जाल। कोविड-19 के समय आपने देखा कि सरकार विभिन्न प्रकार के पैकेज दे रही है ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़े। इसी समय आरबीआई ने लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज निकाला, उसने तरलता बढ़ाने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से आर्थिक पैकेज ला रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है कि मार्केट में लिक्विडिटी पर्याप्त हो, लिक्विडिटी होगी तो फिर हम ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। लेकिन लिक्विडिटी आने के बाद भी ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। कारण क्या है? निवेशक अभी भी निश्चित नहीं है कि ये कोविड-19 की समस्या खत्म हो जाएगी, और ये बात सही भी है। निवेशक क्या सोच रहा है कि कोविड-19 की समस्या पता नहीं कब तक चलेगी, ना जाने कब धन की ज़रूरत पड़ जाए। अगर मैं निवेश कर भी दूं, हो सकता है रिटर्न ही ना आए क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। और डिमांड करने वाला उपभोक्ता डिमांड क्यों नहीं कर रहा होगा? वो सोच रहा है कि जितना पैसा सरकार दे रही है उसको संभाल के रखते हैं, आपातकाल स्थिति में काम आएगा। तो निवेशक निवेश करने में रुचि नहीं ले रहा है, जबकि मार्केट में आरबीआई और सरकार ने पर्याप्त तरलता बढ़ाने का प्रयास किया है। तो इस स्थिति को कहेंगे कि वर्तमान में तरलता जाल की स्थिति है, लिक्विडिटी ट्रैप। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अगर आप इसको करंट सिनेरियो से टच कर पा रहे हो तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा, और ऐसी चीज़ें एग्जाम में आने लायक होती हैं। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि कोविड-19 से अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सब बहुत कॉमन सी बात है, जो व्यक्ति नॉर्मल डेली अखबार पढ़ता है उसको भी पता है। लेकिन वो लिक्विडिटी ट्रैप ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ता, ये सब क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को, कीन्स के द्वारा दी गई एक ऐसी शब्दावली, जब निवेशक को लगता है कि निवेश से संबंधित लाभ शून्य या कम होने वाला है, या जमा करने वाले ग्राहकों को लगता है कि जमा पर ब्याज दर बहुत कम मिलेगी, वो जमा नहीं करेंगे, बैंकों की साक्षरजन क्षमता कम हो जाएगी, बैंकों से साक्षरजन क्षमता कम होगी तो निवेशक ज़्यादा निवेश कर ही नहीं पाएगा। यद्यपि बैंकों के पास लिक्विडिटी है लेकिन बैंक निवेश नहीं कर पाएंगे, पब्लिक के पास लिक्विडिटी है, पब्लिक निवेश नहीं कर पाएगी, तो परिणाम ग्रोथ की रफ्तार बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसे हम तरलता जाल कहते हैं। एक और मैंने लास्ट क्लास में आपको बात बताई थी कि कुछ परसेंटेज में इन्फ्लेशन ज़रूरी होती है। कैसे ज़रूरी होती है? मैंने कहा था, आज भी क्लास में बोला कि सीमित और नियंत्रित मात्रा में मुद्रास्फीति ज़रूरी है, वो उत्प्रेरक का काम करती है। और मैंने ऐसे कल लास्ट क्लास में बताया था कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यदि कुछ मात्रा में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उससे बेरोज़गारी दर थोड़ी घटेगी, ठीक है, रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। यदि कुछ परसेंटेज सीमित मात्रा में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो बेरोज़गारी दर घटेगी, या मैं कहूँ कि रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और बेरोज़गारी दर में व्युत्क्रम संबंध है, इन्वर्स रिलेशन है। और ये इन्वर्स रिलेशन दिखाता है इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर, और दूसरी तरफ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोज़गारी दर। इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में व्युत्क्रम संबंध है, और ये ग्राफ ऐसे जाने लगता है। ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी, सीमित और नियंत्रित रहे, ध्यान रहे, जैसे जैसे मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी उत्प्रेरक का काम करेगी, उत्पादक और मोटिवेट होगा, ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे, अर्थात बेरोजगारी दर घटने लग जाएगी। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया इसे बोलते हैं फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र। तो फिलिप्स के द्वारा दिया गया वक्र, इसलिए नाम है फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम संबंध होता है,
और इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होने पर बेरोजगारी दर घटने लग जाती है, अर्थात रोजगार के अधिक अवसर सृजित होते हैं। तो दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। ये भी एक शब्दावली है, कभी कभी एग्जाम में पहले पूछी भी गई है। नेक्स्ट एक और चीज़ पे बात करते हैं। अब जो मैं शब्दावली बताने वाला हूँ उसको आप समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, तो उनको ध्यान से देखिएगा। ट्रेड साइकिल, हिंदी में हम कहते हैं इसे व्यापार चक्र। व्यापार का चक्र किस प्रकार चलता है ये समझना है, और इस व्यापार चक्र को समझते समझते कई सारे शब्द हम जान लेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा पूरा आपको। मैं एक बार पहले आधा आधा समझाऊंगा, चक्र आधा आधा, उसके बाद फिर चक्र को पूरा जो बनेगा एक बार मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा। तो चिंता नहीं करिएगा कि सर समझ नहीं आया। लास्ट जब ये चक्र खत्म होगा मैं पूरा क्विक रिवीजन कराऊंगा, तो अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि आपकी कौन कौन सी जिज्ञासाएं हो सकती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि व्यापार चक्र कैसे काम करता है। देखिए, इसमें दो प्रकार के हम शब्द यूज करेंगे। एक शब्द होंगे जो कीमतों में वृद्धि और कीमतों में कमी से संबंधित होंगे। कीमतें बढ़ रही हैं या कीमतें घट रही हैं, कुछ शब्द ऐसे होंगे। और एक शब्द होंगे जो व्यापार से रिलेटेड है। तो दो प्रकार के मैं शब्द यूज करूंगा। अच्छा, अब जो मैं चार्ट बनाने वाला हूँ, जो ग्राफ में बनाने वाला हूँ, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए एक दो बातें आपको पहले से पता हो। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ पता है, बट मैं एक बार जस्ट बता दूँ क्विक रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको ये समझने में बिल्कुल कठिनाई ना हो। तो पहली बात कि मुद्रास्फीति का मतलब कीमतों में वृद्धि। किसकी कीमत? वस्तु और सेवा की। दूसरी बात, कुछ मुद्रास्फीति आवश्यक होती है, उत्प्रेरक का काम करती है, समृद्धि को बढ़ावा देती है। थर्ड पॉइंट कि मंदी की स्थिति कैसे कहते हैं? जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो, और इन्फ्लेशन की कंडीशन में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम मंदी को दूर करना चाहें तो उपाय क्या होता है? मंदी का मतलब क्या था? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो दूर करने का उपाय क्या? डिमांड को बढ़ाओ। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ आपको, चर्चा हम पहले भी कर चुके। अब उनको मिला के पढ़ते हैं। देखिए, ये व्यापार चक्र का एक ग्राफ है। कैसे काम करेगा तो उसको समझ लेते हैं। ये जो ऊपर वर्टिकल एक्सिस है, ये दिखा रहा है कि कीमतों में वृद्धि हो रही है, अर्थात ये प्राइस को शो करता है। और मैंने माना कि कीमतें कुछ बढ़ रही थी। यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, कीमतें बढ़ रही हैं। जब कीमतें बढ़ेंगी तो क्या कहते हैं उसे? तो कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब आप बताएं कि कीमतों में वृद्धि होगी तो उत्पादक के लिए अच्छा है कि बुरा? तो उत्पादक के लिए तो ठीक है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी वो खुश होगा, उसका लाभ कुछ बढ़ रहा होगा, उसका व्यापार का विस्तार करने का मौका मिलेगा। तो उत्पादक के दृष्टिकोण से तो ठीक है। लेकिन अगर हम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से सोचे तो उपभोक्ता कहेगा महंगाई बढ़ रही है भाई, उसकी क्रय शक्ति घटने लगेगी। किसकी क्रय शक्ति? उपभोक्ता की। कोई बात नहीं। और एक बात बताइए कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, मान लिया सीमित और नियंत्रित है, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो उत्पादक को लाभ था, अर्थात वो थोड़े रोजगार के अवसर भी सृजित कर रहा होगा। नेक्स्ट, कीमतें बढ़ते बढ़ते अपने पीक लेवल पर पहुंच गई। ये कीमतों में वृद्धि का पीक लेवल है, और हम इसे कहेंगे व्यापार की भाषा में कि बाजार में तेजी है बहुत। बाजार में बहुत तेजी है, इंग्लिश वर्ड बोलें तो बूम की सिचुएशन है। अब बाजार में तेजी, ये तो व्यापार का वर्ड है। अगर इन्फ्लेशन की भाषा में बोलूं तो इन्फ्लेशन अपने पीक लेवल पर पहुंच गई। तो पीक लेवल का मतलब आप इसको हाइपर इन्फ्लेशन ना माने। यहाँ पर पीक लेवल का मतलब है कि मुद्रास्फीति दर जो अर्थव्यवस्था के लिए अधिकतम दर हो सकती है, जैसे भारत के हिसाब से बोले 6%, तो ये 6% पर पहुँच गया है। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि मुद्रास्फीति अपने पीक लेवल पर पहुँच गई है, तो व्यापारी को तो यहाँ भी फायदा हो रहा था, और मुद्रास्फीति और बढ़ी होगी तो व्यापारी का लाभ और बढ़ रहा होगा, तो व्यापारी तो खुश है। लेकिन उपभोक्ता की परेशानियां, कठिनाइयां और बढ़ गई हैं। वो कह रहा है मेरी क्रय शक्ति और घट गई। अब यहाँ पे साइड में हम लोग कुछ लिखते समझते जाएंगे ताकि आपके डाउट्स यहाँ पे समझ में आते रहे। जब उपभोक्ता की क्रय शक्ति पहले भी घट रही थी और घट गई उपभोक्ता की क्रय शक्ति,
तो क्रय शक्ति घटेगी, इसका मतलब वो अब कम डिमांड कर पाएगा पहले की तुलना में, उसकी डिमांड कम होने लगेगी। ठीक है, क्यों कम हुई डिमांड, कारण क्लियर है। और यदि उपभोक्ता की डिमांड कम होगी तो कहें कि दुकानदार या व्यापारी की अब सेल पर थोड़ा असर पड़ेगा, बिक्री थोड़ी सी घटेगी। अगर उसकी बिक्री घटे तो लाभ घटने लगेगा, लेकिन व्यापारी चाहता है कि उसका लाभ ना घटे। सब चीज़ कनेक्ट करिएगा, मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, पूरा क्विक रिवीजन होगा, फिलहाल आधा आधा पढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था यहाँ पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटी, उसने डिमांड घटा दी, व्यापारी की सेल पर फर्क पड़ने लगा। व्यापारी चाहता है सेल पर फर्क ना पड़े, लाभ मेरा कांस्टेंट रहे, तो वो क्या करेगा, वो वस्तुओं की कीमत थोड़ी सी घटा देगा। मान लेते हैं कि वो पहले 5% लाभ कमा रहा था, तो वो सोचेगा लाभ 4% कमा ले, थोड़ी सी प्राइस कम कर लेते हैं और लाभ को वापस 5% लाएं या 4 से 5 के बीच में लाएं, लाभ पे ज़्यादा असर ना पड़े। उसका तरीका, वो कीमतें थोड़ी सी कम कर देगा, बिक्री बढ़ा ले। आप समझ पा रहे हैं कि पहले वो 100 क्वांटिटी बेचता था 100 रुपये के दाम पर, अब उसने देखा लोगों की क्रय शक्ति घट गई, क्वांटिटी मार्केट में 90 ही बिक रही है, तो उसका जो लाभ है वो कम हो रहा है। उसने क्या किया कि जो कीमत थी 100 रुपये थी, उस कीमत को घटा करके मान लेते हैं 95 रुपये कर दिया, और अभी भी हो सकता है वो 100 ही क्वांटिटी बेच पा रहा हो क्योंकि थोड़ी वस्तु सस्ती हो गई है। ठीक है, तो व्यापारी ने कुछ वस्तु को सस्ता किया, अर्थात कीमतों में थोड़ी कमी आई। ये वो एरिया है जहाँ कीमतें घट रही, पहले कीमतें बढ़ी थी, अब कीमतें कम होने लगी। और कीमतें जो ये कम हो रही हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं, कीमतों में कमी को डिसइन्फ्लेशन। यहाँ इन्फ्लेशन था, यहाँ डिसइन्फ्लेशन हो गया, कीमतें थोड़ी सी घट गई। और कीमतें घटेंगी तो आप ये बताइए, व्यापारी ने कीमत घटाई है, उसको बड़ा मुश्किल से उसने निर्णय लिया होगा, ऐसे टाइम पर वो चाहता है कि लाभ उतना ही बना रहे, तो ये तो तभी हो सकता है कीमतें घट जाएं, सेल उसकी बढ़नी चाहिए, लेकिन सेल बढ़ नहीं पा रही है, कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट गई। तो इसके लिए वो अपना लाभ को मैनेज करने के लिए वो क्या कर सकता है, अगर उसके यहाँ पर 10 लोग वर्कर के रूप में काम करते हैं तो एक को हटा देगा, लागत भी तो घटाएगा ना। व्यापारी का देखिए मेन उद्देश्य समझ के रखिए दिमाग में कि लाभ अपना कांस्टेंट बनाए रखना चाहता है या बढ़ाना चाहेगा, घटाना बिल्कुल नहीं। तो लागत को कम कर देगा, 1-2 वर्कर को निकाल दिया, बोले यार आजकल सेल तो घटी गई है, तुम जाओ घर, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तो अगर उसने व्यापारी ने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू किया तो मैं बोलूँ बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी वो फिर से डिमांड को प्रभावित करेगी, डिमांड और घटेगी, डिमांड और नीचे आने लगेगी। ये जो डिसइन्फ्लेशन था शब्द, ये तो कीमतों में कमी को दर्शा रहा था, और अगर मैं इसी शब्द के लिए व्यापार की भाषा में बोलूं तो मैं कहूँगा इकोनॉमी में स्लो डाउन है, स्लो डाउन। अब थोड़ी व्यापार में सेल घट रही है, लेकिन व्यापारी चालाक है, उसने अपनी कॉस्ट को मैनेज कर लिया, लागत को मैनेज कर लिया, 1-2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब चूंकि बेरोजगारी बढ़ी है तो डिमांड और घटेगी। यहाँ पे डिमांड कुछ घटी थी डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर की क्रय शक्ति कम हुई थी। यहाँ डिमांड घटी थी, अब डिमांड और कम हो जाएगी क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ रही है। और मैंने माना कि ये जो सामान्य स्तर है, ये कीमतों का सामान्य स्तर है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी है ये सामान्य स्तर को दर्शा रही है। तो कीमतें अपने सामान्य स्तर से भी नीचे चली जाएंगी क्योंकि डिमांड और घट गई। और डिमांड और घटने का कारण क्या था, बेरोजगारी में वृद्धि। जब कीमतें अपने सामान्य स्तर से नीचे चली जाएं तो ये जो सिचुएशन है इसे बोलते हैं डिफ्लेशन, हिंदी में अविस्फीति भी कह देते हैं। इंग्लिश नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि डिफ्लेशन ये डिसइन्फ्लेशन दो अलग अलग शब्द। कीमतें अपने सामान्य स्तर से भी नीचे घट गई, नीचे चली गई, तो इसे हमने डिफ्लेशन या अविस्फीति बोला। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं साइड में ताकि काम आएगा। देखिए, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई पहले वो बताएं। डिमांड घट गई है तो सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, थोड़ा गैप है, सप्लाई ज़्यादा है, और इस सिचुएशन को हमने नाम दिया डिफ्लेशन क्योंकि कीमतों में कमी आ गई सामान्य स्तर से नीचे। अब आप सोचिए जब कीमतें और घट गई होंगी
कीमतें वस्तुओं की और कम हो गई तो व्यापारी अपने लाभ से समझौता करने के लिए क्या करेगा? भाई उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है, कीमतें घट चुकी है, सस्ता बेचना वो चाहता तो नहीं है, तो क्या करेगा? वो लागत को और कम कर दे ताकि फिर से प्रॉफिट बैलेंस रहे। तो लागत कम करने के लिए फिर से उसने नौकरी से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, और नौकरी से लोगों को निकालना शुरू करा, इसका मतलब बेरोजगारी और बढ़ रही है। और अगला परिणाम कि बेरोजगारी और बढ़ेगी तो डिमांड और घटेगी, और डिमांड और घटेगी तो कीमतें फिर से और घटने लग जाएगी। तो यहाँ पर सिचुएशन आ जाएगी रिसेशन की। ये रिसेशन लिखा है मैंने शॉर्ट में, फिलहाल आर लिख दिया। रिसेशन यानी हिंदी में बोले तो अवमंदन की सिचुएशन आ रही है, अवमंदन। ठीक, क्या सिचुएशन यहाँ पर भी? अभी भी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, लेकिन आप नोटिस करें कि पहले सप्लाई और डिमांड में गैप कम था, अब गैप बढ़ गया। पहले डिमांड घटी थी, अब डिमांड और घट चुकी है, तो सप्लाई और डिमांड में गैप बढ़ गया, अवमंदन आ गया, और कारण वही बेरोजगारी। अब चूंकि डिमांड और घट चुकी है तो व्यापारी को और सस्ता बेचना पड़ रहा होगा, फिर से वो कॉस्ट को मैनेज करेगा, लागत को, और अब की बार उसने फिर कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया, बेरोजगारी और बढ़ गई। और अगली लाइन कि सप्लाई और डिमांड में गैप और बढ़ गया, और अब सिचुएशन जो आती है उसे हम नाम देंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन, और यहाँ पर आप इसको हिंदी में मंदी कह सकते हैं। मंदी की सिचुएशन आ गई। ये जो मंदी की सिचुएशन है इसमें सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो गया है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में इस ग्राफ को पढ़ाने से पहले ही पूछ लिया था कि मंदी का उपाय आपको जानते हैं पहले से। देखिए मंदी क्या है? सप्लाई और डिमांड में एक अंतर क्रिएट हो गया। उपाय क्या करें? सप्लाई कम ना करें, डिमांड बढ़ाएं, क्योंकि सप्लाई कम करना उपाय नहीं। अगर मैं अपने फैक्ट्री में पेन बना चुका हूँ तो अब उसको मैं तोड़ थोड़ी दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से मार्केट में इस पेन की डिमांड बढ़े, तो डिमांड बढ़ाना उपाय है, सप्लाई कम करना नहीं। अब डिमांड कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए तरलता होनी चाहिए बाजार में। तो आरबीआई, सरकार अपने अपने तरीके से उपाय करेंगे, और मान लेते हैं कि उन उपायों से तरलता बढ़ने लग गई। जैसे जैसे तरलता बढ़ेगी तो हम मान रहे हैं कि कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ने लग जाएगी, और जो सप्लाई और डिमांड में अंतर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब ये अंतर कम होने लगेगा धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगेगी। डिमांड बढ़ाई हमने, कैसे बढ़ाई? तरलता को बढ़ा करके। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी कीमतों में थोड़ा बहुत फिर से वृद्धि होने लगेगी, तो इसे हमने नाम दे दिया री इन्फ्लेशन। थोड़ी सी फिर से कीमतों में वृद्धि आने लगी। और अगर व्यापार की भाषा में बोलूं तो अब कुछ रिकवरी हो रही है। रिकवरी, दोनों सेम सिचुएशन दर्शा रहे हैं, दो प्रकार के शब्द हैं। व्यापारी की भाषा में रिकवरी हो रही है, और कीमतों की भाषा में कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। मैंने माना कीमतें बढ़ते बढ़ते फिर से अपने सामान्य स्तर तक पहुंच गई, और अगर अभी भी तरलता और बढ़ा रहे हैं हम तो डिमांड और बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ते बढ़ते फिर से वो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगा, अर्थात वो फिर से इन्फ्लेशन वाली स्थिति पे आ जाएगा। समझ पाए आप? कुछ तोड़ तोड़ करके मैंने इसको हिस्से को बताया। अब मैं इसको सबको कंबाइंड करके एक साथ बताता हूँ, और फिर से नोटिस करिएगा अगर कुछ डाउट रह गया हो छोटा मोटा। कीमतों में जब वृद्धि होती तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, उपभोक्ता को नुकसान होता है, यद्यपि उत्पादक व्यापारी खुश है। कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया और तेजी से चल रही है, और एक बूम की सिचुएशन आ गई, अर्थात मुद्रास्फीति उस अर्थव्यवस्था के अनुसार चरम पर पहुंच गई, जैसे भारत में 6%। तो व्यापारी तो बड़ा खुश है कि बाजार में बहुत तेजी है, डिमांड बहुत है आजकल, लेकिन उपभोक्ता परेशान है, उसकी क्रय शक्ति घट रही। उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटेगी, डिमांड घटने लग जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे डिमांड घटेगी तो व्यापारी सोचेगा चलो थोड़ा सस्ता बेच देते हैं, डिमांड ना घटे, उतने ही लोग आते रहे ग्राहक, थोड़ा सस्ता बेचेंगे। तो उसने कीमतों को थोड़ा सा कम किया, जिसे डिसइन्फ्लेशन कहा। कीमतें कुछ कम हो गई, और कीमतें कम होने की इस प्रक्रिया को डिसइन्फ्लेशन कहा। डिसइन्फ्लेशन कब कहा? जब कीमतें बढ़ करके फिर घटी, वो डिसइन्फ्लेशन है। व्यापार की भाषा में इसे स्लो डाउन कहा है। थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, स्लो हो गया व्यापार। कीमतें घटते घटते अपने सामान्य स्तर से भी नीचे चली गई हैं। अगर सामान्य स्तर से नीचे चली जाए तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, अविस्फीति। अब चूंकि सामान्य स्तर से नीचे चली गई, कारण क्या था? कारण था डिमांड घट गई थी, सप्लाई ज़्यादा रह गई और डिमांड और नीचे चली गई। सप्लाई और डिमांड में गैप क्रिएट हो गया,
डिसइन्फ्लेशन, ये वाली स्थिति डिसइन्फ्लेशन को दर्शा रही है। अगर सप्लाई और डिमांड में गैप और बढ़ेगा तो अवमंदन, सप्लाई डिमांड में गैप और बढ़ जाएगा तो मंदी आ जाएगी। मंदी को दूर करने का उपाय क्या? डिमांड को बढ़ाइए। डिमांड बढ़ाने का तरीका तरलता बढ़ाइए। तरलता बढ़ाने के लिए जैसे जैसे तरलता बढ़ाएंगे कीमतें फिर से बढ़ने लगेंगी। व्यापारी क्या कुछ तो रिकवरी हो रही है, थोड़ा सुधार हो रहा है। और अगर कीमतों की भाषा बोले, कीमतें फिर से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं। और अगर ये स्थिति ऐसी चलती रहे, सुधार इसी प्रकार से चलता रहे, सामान्य स्तर को क्रॉस कर जाए तो पुनः मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब इसमें कुछ बातें और जाननी है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ, बट मेरा ये मानना एक बार पहले समझने के लिए पूरा सुने, अच्छे से देखें। बनाया मिल ही जाता है ना, सब प्रिंटेड नोट्स वगैरह सब हैं आपके पास, जो PDF है, फिर भी बना लीजिएगा, परंतु सुने जरूर ध्यान से। इसमें कई सारे शब्द कवर कर दिए मैंने। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर है। डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद कुछ घटी। मान लो पहले इन्फ्लेशन पहुंच गई 6%, बाद में घट के हो गई 4%। यहाँ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब क्या है? सामान्य स्तर जो होता है उससे भी नीचे चली गई, यानी 2% से भी नीचे। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है। दूसरा, देख के बताएं कि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन यानी मंदी, दोनों में से कौन सी स्थिति ज़्यादा खतरनाक है? तो आंसर निकलता है क्या? मंदी की स्थिति ज़्यादा खतरनाक है। या ऐसे पूछ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अविस्फीति, कौन सा ज़्यादा हानिकारक है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से? तो आंसर क्या है? अविस्फीति। क्योंकि मुद्रास्फीति तो कुछ परसेंटेज में जरूरी होती है, सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति आवश्यक है, लेकिन डिफ्लेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि डिफ्लेशन डिप्रेशन का कारण है ना। जितना डिफ्लेशन आएगा, जैसे जैसे डिफ्लेशन आएगा तो डिप्रेशन आ सकता है, मंदी आ सकती है। तो उस मंदी ना आए इसके लिए हमें डिफ्लेशन की स्थिति पे ही कुछ उपाय करने चाहिए। क्लियर हुआ? डिफ्लेशन, रिसेशन और डिप्रेशन, तीनों में कॉमन बात क्या है कि तीनों में सप्लाई और डिमांड में अंतर क्रिएट हो जाता है। डिफ्लेशन में भी सप्लाई डिमांड में गैप है, इधर भी और इधर भी, बस तीनों में उस गैप की मात्रा अलग अलग है। जब डिफ्लेशन था, डिफ्लेशन में गैप थोड़ा कम था, जब रिसेशन आया तो गैप बढ़ गया, और डिप्रेशन यानी मंदी आ गई तो गैप और बढ़ गया। है तीनों में एक कॉमन बात कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, और सप्लाई बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है, डिमांड घटने की वजह से हुआ है। कोविड-19 के इस दौर में आप सुन रहे होंगे कि आजकल मंदी आई हुई है चारों तरफ। कारण क्या है? कारण है लॉकडाउन, डिमांड घट गई। जब आपको कह दिया गया आप अपने घर में लॉक रहिए, तो फिर आप जा कर के कुछ खरीदारी नहीं करेंगे, अर्थात अचानक से डिमांड मार्केट में लगभग सभी वस्तुओं की, आवश्यक वस्तुओं को छोड़ दें तो डिमांड तुरंत तेजी से घट गई। डिमांड घटेगी तो कीमतें तो घटेंगी, साथ साथ व्यापारी क्या बोलेगा? अब भाई मंदी आ गई है, ये व्यापारी की भाषा मंदी। क्लियर? रिकवरी का तरीका क्या है? अब कोविड-19 से रिकवरी का तरीका आप देखिए क्या चल रहा है। रिकवरी का तरीका था, सरकार ने पैकेज दिया, RBI ने पैकेज दिया, तरलता बढ़ा रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया, तरलता बढ़ा करके डिमांड बढ़ाने का प्रयास है। किसानों के पास पैसा पहुँचे, महिलाओं, वृद्ध, गाँव में पैसा पहुँचे लोगों के पास, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि वो डिमांड क्रिएट करें, चाहे फिर वो कंज्यूमर गुड्स की हों या फिर अन्य वस्तुओं की। जैसे जैसे वो डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगी, और कंपनियां उत्पादन करेंगी तो फिर से रिकवरी होने लग जाएगी और चीज़ें सब सामान्य हो जाएंगी। तो ये व्यापार चक्र बताता है कि तेज़ी और मंदी आती रहती है ना। बहुत सुना होगा आपने, गांव में अगर आप रहते हैं तो आपने पक्का ऐसा सेंटेंस सुना होगा, तेज़ी और मंदी तो आती रहती है। व्यापारी ऐसा बोलता है सेंटेंस। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो ध्यान दें, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है ना, ऐसे तेजी और मंदी व्यापार का हिस्सा है। तेजी के बाद मंदी भी आ सकती है, और मंदी के बाद फिर से तेजी लाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। दुख के बाद सुख में वापस आने के लिए कुछ आपको उपाय करने पड़ते हैं, कुछ कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, तब वापस उसी सुख की प्राप्ति की जा सकती है। पुनः उसी तेजी की स्थिति में व्यापारी आ सकता है। और उस सुख के प्रयास कौन से हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि जब मंदी आई अर्थव्यवस्था में
उस देश की सरकार ने, उस देश के केंद्रीय बैंक ने कुछ उपाय करने की कोशिश की ताकि रिकवरी हो जाए। तो मैंने माना कुछ उपाय हो रहे हैं, और थोड़ा सा कल्पना में जाएं कि अगर जो उपाय करने की कोशिश की वो उपाय फेल हो जाए, उपाय सक्सेस ना हो पाए, एक भी उपाय का क्रियान्वयन ठीक नहीं हो पाया और फिर से मंदी आ गई। ये कुछ ऐसी स्थिति थी, पहले मंदी आई, रिकवरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन रिकवरी के उपाय ठीक नहीं थे और फिर से मंदी आ गई, तो हम कहेंगे फिर से मंदी आएगी। इसे एक शब्द बोल देते हैं, दोहरी मंदी, या इंग्लिश वर्ड है डबल डिप। 2 बार डिप कर गया, पहले एक बार डिप किया फिर डिप कर गया, डिप्रेशन दूसरी बार आ रहा है। डिप समझ रहे, डिप करने का मतलब ग्रोथ रेट फिर से नीचे चली गई। तो जब कभी सरकार के या उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा मंदी को दूर करने के उपाय फेल होने लगते हैं, नीतियों में कमियों की वजह से हो या नीतियों के क्रियान्वयन के कमियों की वजह से, तो फिर दोहरी मंदी आने के आसार होते हैं। और दोहरी मंदी से उबरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके जब एक बार उपाय फेल हो चुके हैं तो पुनः नए उपाय बनाना और कठिन हो जाता है। लगता है कि इससे ज़्यादा अब क्या करें। इसलिए सरकार का पहली बार में किया गया उपाय बहुत सोच समझ के किए गए उपाय होने चाहिए ताकि वो फेल ना हो। इससे जनता का सरकार पर भरोसा, अर्थव्यवस्था पर भरोसा कम होने लगता है, निवेशकों का भरोसा घटने लगता है, और निवेशक निवेश नहीं करते, फिर तरलता जाल, जो अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको, तरलता जाल की स्थिति उत्पन्न होने लगती है कि ये सरकार नहीं कर पाएगी तो फिर तरलता जाल बन जाएगा। इस पूरे ग्राफ में आप देखेंगे जो शब्द काम के हैं, जैसे डिफ्लेशन शब्द काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करना क्या चाहिए अगर आइडियल सिचुएशन पे जाएं कि कभी भी ऐसा पता चले कि डिफ्लेशन की स्थिति आ रही है, तो क्यों ना इसको वहीं से इसके उपाय कर दिए जाएं, इसको इतनी गहरा होने ही ना दिया जाए। डिफ्लेशन क्या था? सप्लाई और डिमांड में गैप। अगर जब गैप कम था, हमें जैसे ही पता चला कि गैप अभी कम है, क्यों ना तो उसी समय उसके उपाय किए जाएं और एकदम कहें कि सटीक और नीतिगत निर्णय लिए जाएं कि डिमांड उसी समय बढ़ाई जाए, अंतर खत्म हो। अगर हमने वेट किया, ये हमारे उपाय गलत हो गए, तो पहले रिसेशन फिर डिप्रेशन की तरफ जाएगा, और ये जितनी ज़्यादा गहरी मंदी होगी उसको रिकवरी में उतना ही अधिक समय लगेगा। क्लियर हो रहा है? तो मंदी ज़्यादा गहरी होने ही नहीं देनी चाहिए, आपूर्ति और मांग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बनने देना चाहिए। तो ये व्यापार चक्र क्या बताता है? कई सारी से परिभाषाएं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही जाती हैं। ये व्यापार चक्र बताता है कि व्यापारी इस बात को हमेशा जानता है कि तेज़ी और मंदी आती रहती है। जैसे मैं फिर से कहूँगा कि कोविड-19 के इस दौर में मंदी बहुत गहरी हो गई, और भारत नहीं, विश्व के अधिकांश देशों में, अमेरिका जैसे विकसित देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है, तो भारत की भी ऐसी हालत है ही। तो इस मंदी को दूर करने का उपाय, डिमांड में वृद्धि की जाए। अब उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर देश में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये व्यापार चक्र से हम कई प्रकार की परिभाषाएं जान गए। ध्यान रखें, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये था ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, जो ये बताता है कि तेजी और मंदी में संबंध क्या होता है। व्यापार चक्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, व्यापार में कौन कौन सी स्थितियाँ आ सकती हैं, आर्थिक स्थितियों के मध्य क्या संबंध होता है। तो ये जानने के लिए हम व्यापार चक्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी से संबंधित अगर हम शब्दावली की बात करें तो जैसे आपने कल पढ़ा था स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दोनों का मिश्रण था, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी। कुछ क्षेत्र में इन्फ्लेशन और कुछ क्षेत्र में मंदी या बेरोजगारी, वो क्षेत्र विशेष पे बात हो रही थी, है ना। अब हमें पढ़ना है कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे होती है, और फिर हमें जानना है कि मुद्रास्फीति दर से अगर मुद्रास्फीति बढ़े तो उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होता है। तो हम मुद्रास्फीति की गणना के बारे में बात करते हैं, कैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का ये मैं मानूंगा सबसे जटिल पक्ष है इसका, इस टॉपिक का, मुद्रास्फीति दर की गणना।
जो आपके मन में सवाल पिछली क्लास से बन रहे होंगे, 4% या ये 6%, ये आता कैसे है, इसको समझना। मुद्रास्फीति दर की गणना करनी है तो उसकी गणना दो प्रकार से की जाती है। मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखिए, दो प्रकार से इसकी गणना हो सकती है। एक को कहते हैं कीमत सूचकांक विधि, इंग्लिश नाम है प्राइस इंडेक्स मेथड, और दूसरे का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर या अविस्फीतक, जीडीपी डिफ्लेटर। अभी हमने जीडीपी के बारे में क्लास में नहीं पढ़ा, आप पहले से जानते हैं या नहीं जानते वो आप तक सीमित है, क्योंकि सभी लोग जानते हुए जरूरी नहीं है। तो जब तक हम जीडीपी नहीं पढ़ लेते तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं जीडीपी पढ़ा चुका हूँगा। तो इन्फ्लेशन वाला जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यूनिट, तो फिर हम जीडीपी वाले टॉपिक पे आएंगे, और उसके साथ साथ मैं अपने आप ही आपको जीडीपी डिफ्लेटर का मीनिंग समझा दूंगा। आपको कुछ बताना नहीं है, ध्यान नहीं रखना है कि सर बताया कि नहीं बताया, आप चिंता ना करें, समझ भी तभी आएगा, ध्यान रखिएगा। जिस दिन मैं ये समझा रहा हूँ तो आपको रियलाइज़ होगा ये तो बहुत कुछ जानना था इसके लिए। तो फिलहाल इस यूनिट में इसको यहाँ छोड़ देंगे और अगली यूनिट में इसको कवर करेंगे। जो दूसरा मेथड है, पहला वाला मान लीजिए कीमत सूचकांक विधि, इस मेथड को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और जब मैं आपको बाद में दूसरा मेथड पढ़ा दूंगा तो फिर मैं दोनों की तुलना भी कर दूंगा उस समय, ठीक है। तो फिलहाल कीमत सूचकांक विधि, और इसमें 3 प्रकार के कीमत सूचकांक हो सकते हैं: थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक, WPI, CPI, PPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। 3 इंडेक्स के आधार पर इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन हो सकती है इस मेथड से, ठीक। और इस मेथड की बात तो हम अभी करेंगे नहीं। अब ये जो कीमत सूचकांक विधि है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। पहली बात, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, मुद्रास्फीति दर की गणना कर रहे हैं। और मुद्रास्फीति का मतलब क्या था, कीमतों में वृद्धि। तो हम कीमतों में वृद्धि की कैलकुलेशन, परसेंटेज क्या होती है, इसकी गणना कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि कीमतों में वृद्धि तो किसकी कीमतें, तो वस्तुओं और सेवाएं की। लेकिन कौन सी कीमतें, तो वस्तुओं और सेवाओं की कौन कौन सी कीमत हो सकती है, तो या तो हो सकते हैं थोक मूल्य, यानी इंग्लिश में होलसेल प्राइस। दूसरी कीमत हो सकती है उपभोक्ता मूल्य, कंज्यूमर प्राइस। और तीसरी कीमत हो सकती है उत्पादक मूल्य या प्रोड्यूसर प्राइस, ठीक। 3 तरह के मूल्य हो सकते हैं। एक वो मूल्य जिस पर उस वस्तु को बनाया गया, एक वो मूल्य जिस पर थोक विक्रेता बेच रहा है, और एक वो जिस पर उपभोक्ता उसे खरीद रहा है। तीनों मूल्यों में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, मैं तीनों की फिलहाल बेसिक बात बताऊंगा जो तीनों में कॉमन रहेगी, फिर अलग अलग पढ़ेंगे इन तीनों को। मूल्य कोई भी हो, तीनों मूल्यों के आधार पर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, या वर्ड बोले हिंदी में तो सूचकांक एक तैयार किया जाता है। और अगर इसका इंग्लिश में नाम निकालेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो क्वेश्चन बनता है इंडेक्स क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति दर की गणना करनी है। दर की गणना करनी है मतलब परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए कुछ बेस भी तो होना चाहिए। मैंने बोला कि मेरे 10वीं क्लास में 400 नंबर आए थे, तो मैंने आपसे पूछा बताओ कितने परसेंट, आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता, ये तो बताइए कितने में से आए थे। तो जब तक मैं कितने में से यानी आधार नहीं बताऊंगा आपको, तब तक आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार यहाँ पर है, अगर हमें मुद्रास्फीति दर की गणना करनी है, परसेंटेज में आंसर लाना है, तो उसके लिए हमें एक आधार वर्ष की जरूरत पड़ती है। आधार वर्ष समझिएगा, अभी मैं धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। पहला पॉइंट, यहाँ पर एक आधार वर्ष की आवश्यकता होगी। एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष की कीमतों को आधार बनाकर वर्तमान कीमतों में वृद्धि की गणना करेंगे। फिर से सुने, एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष की कीमतों को आधार मानेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि आज कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। तो जिस वर्ष को हम आइडियल मानेंगे उसे हम आधार वर्ष, इंग्लिश में बेस ईयर कह देते हैं। तुरंत आपके मन में आएगा डिसाइड कैसे होता है, सबके जवाब आ जाएंगे, जिज्ञासाओं को थोड़ा सा धीरे धीरे, है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर,
कौन सी वस्तुओं की कीमतों में गणना की जाए? कीमतों में वृद्धि की गणना कर रहे हैं हम, कौन सी वस्तु? तो मेरे ख्याल से तो गेहूं की कीमतों में वृद्धि की गणना करनी चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर, चावल भी तो इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग चावल का सेवन कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं। तीसरा एक व्यापारी, वो कहता है हमें गेहूं चावल से मतलब नहीं, स्टील की कीमतों में वृद्धि की गणना होनी चाहिए, स्टील इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गणना की जाए, इसका भी तो निर्धारण करना चाहिए। तो हम कुछ वस्तुओं को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ वस्तुओं की एक सूची बना लेते हैं, और उस सूची यानी उन वस्तुओं की लिस्ट, उनकी कीमतों में वृद्धि की गणना करते हैं, और उन वस्तुओं की सूची को बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स या बास्केट ऑफ कमोडिटीज। बास्केट ऑफ कमोडिटीज, बास्केट समझ रहे हैं? उन वस्तुओं की सूची जिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की गणना कर रहे हैं। आप ना इस चीज को अगर नहीं समझेंगे, बार बार ये यूज होगा, ये पता होगा तो इसको इस लाइन से मिक्स करें, कनेक्ट करें इसको। अदरवाइज आप अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर बहुत पैनिक हो जाएगा। बास्केट ऑफ कमोडिटीज का मतलब है उन वस्तुओं की सूची, बास्केट सूची, किन वस्तुओं की जिनकी कीमतों में वृद्धि की गणना करनी है। तो मान लेते हैं सूची, मैंने माना गेहूं, चावल, स्टील। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी तो बहुत लंबी सूची हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें देखना होगा कि कौन कौन सी वस्तुएं शामिल की जाएं। अब ये कौन निर्धारित करता है कौन सी वस्तु होती है, इस पर बाद में बात करेंगे, मैं तो फिलहाल अभी आपको बेसिक बात बता रहा हूँ। तीसरी चीज, मान लेते हैं हम अगर 3 वस्तुओं की सूची, माने थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर 3 ही वस्तुओं की सूची हो, और एक और डाल देता हूँ मैं इसमें, सपोज मान लेते हैं इसमें मोबाइल, चौथी वस्तु। 4 वस्तुओं की मैंने थोड़ी देर के लिए सूची मानी, क्या 4 ही वस्तुएं जिनकी हम कीमतों में वृद्धि की गणना कर रहे हैं। आप ये बताइए कीमत कौन सी, या तो थोक मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, उत्पादक मूल्य। और कीमतों में वृद्धि का प्रभाव या तो उत्पादक को होता है या उपभोक्ता को मेनली। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या उपभोक्ता चारों वस्तुओं को हमेशा खरीदता रहता है? आप अपने घर में गेहूं चावल कब खरीदेंगे? तो लगभग डेली कह सकते हो आप, या हो सकता है कुछ एक दिनों का स्टॉक करके रख लें, ठीक है। लेकिन क्या आप मोबाइल डेली खरीदने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक बार खरीदा तो उसके बाद पिताजी कहते बेटा एक बार दिला दिया, आप शांत रहो, नहीं। तो मोबाइल आप कब खरीदेंगे? 1, 2, 3 साल बाद, जब तक उसको कोशिश करेंगे चलता है कि नहीं, चला लिया जाए। अर्थात मोबाइल की कीमत अगर बढ़ भी रही है डेली तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गेहूं और चावल की कीमत अगर हर 10 दिन में 5 दिन में बढ़ रही होगी तो आपको उसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। स्टील, तो स्टील से बने हुए अगर कुछ इक्विपमेंट्स आप खरीद रहे हैं तो आपको प्रभाव झेलना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। और स्टील चूँकि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है तो कई जगह काम आता है, तो किसी न किसी रूप में आपको उसका प्रभाव मिलता ही है, विपरीत प्रभाव आपके ऊपर आएगा। तो अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ में प्रत्येक वस्तु को कुछ ना कुछ भारांश दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है भारांश, वेटेज। और उस वस्तु को अधिक भारांश देने का प्रयास किया जाएगा जिस वस्तु का हमारे जीवन में उपयोग अधिक है। आप समझ रहे? जैसे अभी आप लोग तैयारी करते हैं, यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप किस पार्ट को ज़्यादा वेटेज देते हैं जिससे आपको लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है? ऑप्शनल को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको लगता है अरे सर ये तो 500 नंबर का है तो इससे तो पढ़ना ही पड़ेगा, मीन्स लिख के देखना पड़ेगा इसको। तो और जिसका आपको लगे कि इससे 5 ही नंबर का क्वेश्चन है तो आप शायद ना भी पढ़ेंगे या उसको पढ़ेंगे तो बहुत कम। तो वेटेज दिया हुआ, आपने अपने टाइम का मैनेजमेंट किया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी वेटेज दिया जाता है जिस वस्तु का इस कैलकुलेशन में ज़्यादा उपयोग हो। और वस्तु कौन सी उपयोगी ज़्यादा होगी यहाँ पर? जिसको उपभोक्ता ज़्यादा खरीदता हो, जिसका थोक विक्रेता ज़्यादा बिक्री करते होंगे, और थोक विक्रेता उसी वस्तु की बिक्री करते होंगे जिसकी उपभोक्ता डिमांड कर रहा होगा, प्रोड्यूसर भी उसी वस्तु का उत्पादन कर रहा होगा। तो दूसरे शब्दों में यहाँ प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक कमोडिटी को कुछ ना कुछ भारांश एलोकेट कर दिया जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में चले तो गेहूं चावल का भारांश मोबाइल से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल की जो खरीद है उपभोक्ता द्वारा वो डेली नहीं होगी, लेकिन गेहूं चावल की खरीद कुछ लोग डेली आधार पर खरीदते हैं,
कुछ 15-20 दिन, 1 महीने का राशन स्टॉक करके रख लेते हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत अधिक क्षमता है तो वो लंबी अवधि का भी। तो मुद्रास्फीति दर की जब गणना करते हैं, अर्थात कीमतों में वृद्धि की गणना करते हैं, हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, कीमतें कौन सी हैं, तो थोक मूल्य हो सकते हैं, उपभोक्ता मूल्य, उत्पादक मूल्य। मूल्य तीनों में से चाहे कोई भी हो, परसेंटेज में लाने के लिए एक आधार वर्ष चाहिए होता है, एक ऐसा वर्ष जिसकी कीमतों को आधार मान के मुद्रास्फीति की गणना करेंगे। फिर चाहिए हमें बास्केट ऑफ कमोडिटीज, उन वस्तुओं की सूची जिनकी मुद्रास्फीति, जिनकी कीमतों में वृद्धि की गणना करनी है। और तीसरा पॉइंट, प्रत्येक वस्तु को दिया गया कुछ भारांश। अब चाहे हम WPI पढ़ें, उसका भी एक आधार वर्ष होगा, हम CPI पढ़ें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका भी कोई आधार वर्ष होगा। हम WPI पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ की एक सूची होगी। ऐसे ही CPI पढ़ेंगे तो उसकी भी वस्तुओं की सूची होगी, और चूंकि सूची होगी तो भारांश भी दिया होगा। तो अगर मैं आपसे अभी बिना पढ़ाए, अभी मैंने WPI CPI नहीं पढ़ाया, मैं आपसे बिना पढ़ाए अगर कहूँ बताओ WPI और CPI में अंतर क्या है, तो अभी आप अंतर बता सकते हो कि दोनों का बेस ईयर अलग होगा। हमें नहीं पता अभी कौन सा बेस ईयर है, मैंने पढ़ाया नहीं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। नंबर तो मैं भी बता ही दूंगा कि ये बेस ईयर है, ये सूची है, वो तो तथ्य हैं। कॉन्सेप्ट समझिए कि WPI हो या CPI, बेस ईयर अलग होगा, अर्थात बेस ईयर बदलता रहता होगा। कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, बाद में बात करेंगे। दोनों में बास्केट अलग होती होगी, बास्केट अलग होगी तो नो डाउट भारांश भी अलग होगा। यानी आप इस तरीके से समझें, अगर मैं आपसे कह दूं कि भविष्य में आपको WPI CPI अपडेट कर लेना है, तो आप कहेंगे सर अपडेट कहाँ से होता है और कैसे होता है। तो अपडेट क्या होगा, ये आधार वर्ष बदल जाता होगा, और अगर ये बदलेगा तो बास्केट बदल जाएगी। जरा सोचें कि मान लो आधार वर्ष 1990 रख लिया जाए, और 1990 को आधार वर्ष मान करके सन 2000 में मुद्रास्फीति की गणना हो रही थी। उस टाइम वस्तुओं की जो सूची होती थी, आज भी वस्तुओं की सेम सूची होगी? तो आप इसको ऐसे सोचें कि आज भी हम जीवन में उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनका उपयोग सन 2000 में करते थे? नहीं। उस समय आपने देखा होगा, खाना खाने के बाद लोग कहते थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, नहीं तो ठीक रहेगा। आज लोग कहते हैं खाना खाने के बाद गुड़ तो मिले चाहे ना मिले, शायद मिलता ही नहीं आज के लोगों के घरों में। वो कहते हैं कि आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो यानी आज हमें आइसक्रीम की कीमतों में वृद्धि की भी गणना करनी चाहिए। पहले हम आइसक्रीम की कीमतों में वृद्धि की गणना नहीं करते थे, कारण तब उपयोगी नहीं था, आज वो जीवन का हिस्सा बन गया। तो आंसर क्या निकल रहा है कि आधार वर्ष तो बदलना ही चाहिए, साथ साथ बास्केट को भी चेंज करना चाहिए, और बास्केट अगर चेंज हो जाएगी तो भारांश तो बदल ही जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो WPI से गणना करें, CPI से, या फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से, गणना किसी भी इंडेक्स से की जाए, इंडेक्स से गणना करने में हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई WPI अपडेट हो गया है, आप देख लेना, इंटरनेट से WPI अपडेट करने ला, तो आपको WPI में क्या अपडेट ढूंढना है? सबसे पहले ढूंढना है अब आधार वर्ष क्या हुआ है। आधार वर्ष मिलेगा तो बास्केट बदल चुकी होगी। अब आप सोचो, पहले अगर आधार वर्ष, मैंने कल्पना की, ध्यान रखिएगा, मैंने एग्जाम्पल माना, पहले आधार वर्ष मैंने माना 1990, अब आधार वर्ष में कर दो 2005, तो जब आधार ही बदल गया तो वस्तुओं की सूची तो बदल ही गई होगी, कन्फर्म है। और चूंकि सूची बदली है तो भारांश तो बदल नहीं। तो मुद्रास्फीति गणना में इस कीमत सूचकांक विधि में 3 सूचकांक हैं, और 3 कॉमन बातें हैं जो तीनों सूचकांक में रहेंगी, आधार वर्ष, बास्केट और भारांश। तो इन तीनों की गणना कैसे की जाती है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।